सर रिकॉर्डिंग ऑन है। चलिए, विश्व नाट्य दिवस की आप सभी मित्रों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को विदित है, कम्युनिकेशन टुडे जयपुर से पिछले 25 वर्षों में प्रकाशित एक ऐसा मीडिया त्रैमासिक है जिसके माध्यम से हमने कोशिश की है कि मीडिया के क्षेत्र में शोध अनुसंधान करने वाले शोधार्थी, मीडिया कर्मी और मीडिया शिक्षकों को एक ऐसा मंच उपलब्ध कराएं जहां वह अपने विचारों को, शोध अनुसंधान को इस पत्रिका के माध्यम से देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों, मीडिया संस्थानों और उनके साथ किसी प्रकार से वो जुड़ सके। कम्युनिकेशन टुडे की इस यात्रा में हमने अनेक विशेषांकों का प्रकाशन किया है और अभी इसी वर्ष का जो पहला विशेषांक है वो डिजिटल मीडिया अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस विषय पर है। इसके पूर्व पिछले वर्ष भारत में मीडिया शिक्षा के 100 वर्ष और मीडिया शिक्षा क्रिटिकल स्टडी, इसको लेकर के हमने 2 विशेषांक प्रकाशित किए थे। इसके पहले कोविड और विभिन्न विषयों पर प्रकाशित किए गए थे। कोविड के दौर में हालांकि जीवन के साथ बहुत चुनौतियां भी आई हमारे सामने, लेकिन इस वैकल्पिक माध्यम का उपयोग करके हमने कोशिश की किस तरह से हम इस विचार विमर्श की परंपरा की निरंतरता को बनाए रखें। वर्ष 2020 में गांधी जयंती के अवसर पर पहली वेबिनार का आयोजन किया गया और आज इस कड़ी में 43rd वेबिनार, 43वीं वेबिनार है जो हमने विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर ये आयोजित की है। इस अवसर पर हमारे साथ रंगमंच और नाट्यशास्त्र क्षेत्र के 3 प्रमुख हस्ताक्षर हैं। प्रोफेसर रमाकांत पांडे, श्री विलास जानवे और श्री राजीव आचार्य, जिनका विस्तृत परिचय जब मैं उनको अपना वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित करूंगा तब आपके सामने रखूंगा। तीनों व्यक्तियों ने, तीनों विशेषज्ञों ने अपने अपने क्षेत्रों में पिछले 3-4 दशक से एक विशिष्ट पहचान बनाई है। तो उम्मीद करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण दिवस के अवसर पर हम भारतीय संचार परंपरा के संदर्भ में भरत मुनि के नाट्यशास्त्र पर विस्तार से कहीं बातचीत कर पाएंगे। वस्तुतः विषय पर आने से पहले थोड़ी सी पृष्ठभूमि आज के दिवस पर। वस्तुतः रंगमंच, यूं तो मुझे लगता है जब शायद मानवीय सभ्यता की शुरुआत हुई होगी तभी से, जब व्यक्ति ने अपने आप को कहीं अभिव्यक्त करने की कोशिश की, तभी से शायद उसके विभिन्न भाव मुद्राओं के साथ, शारीरिक मुद्राओं के साथ रंगमंच की उस शुरुआत के बिंदु हम खोज सकते हैं। कालांतर में पुराणों के यम यमी के संवाद, उर्वशी पुरुरवा के संवाद के माध्यम से कहीं नाटकीय तत्व खोजने की कोशिश की गई, जिसे बाद में भरत मुनि ने एक शास्त्रीय रूप देने का विधिवत एक वैज्ञानिक स्तर पर प्रयत्न किया। लेकिन ग्रीस को भी श्रेय दिया जाता है जहां से नाट्य परंपरा की शुरुआत हुई। तो मूलतः रंगमंच का उद्देश्य किस तरह से हम एक जागरूकता पैदा कर सकें उन सामाजिक मुद्दों के प्रति जो हमारे ओपिनियन लीडर्स हैं, हमारे नेता हैं, उनको हम कहीं सेंसिटाइज कर सके, इस दृष्टि से भी रंगमंच का उपयोग किया जाता रहा। 1948 में यूनेस्को ने रंगमंच के इसी वैश्विक महत्व को स्वीकार करते हुए नेशनल थिएट्रिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की और नेशनल इंस्टीट्यूट थिएट्रिकल इंस्टीट्यूट, जिसका मुख्यालय पेरिस में है, इन्होंने 1961 में यह प्रस्ताव किया कि हम क्यों नहीं प्रतिवर्ष 27 मार्च को विश्व या अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच दिवस के रूप में सेलिब्रेट करें। 27 मार्च 1962 को हमने पहला सेलिब्रेट किया थिएटर डे। तो इस प्रकार आज 60वां थिएटर दिवस मनाने दुनिया भर में, वैश्विक जगत में मनाया जा रहा है। 1962 में जब पहला थिएटर दिवस मनाया गया था, थिएटर ऑफ नेशंस नाम से पेरिस में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें फ्रांसीसी रंगमंच की कलाकार जिन क्वाटे ने अपना एक संदेश दिया था। ये जो नेशनल थिएट्रिकल इंस्टीट्यूट है, इसकी एक विशेष बात यह है कि प्रतिवर्ष रंगमंच के क्षेत्र के एक विशिष्ट कलाकार को अपनी बात कहने का मौका दिया जाता है। विशेषकर रंगमंच के माध्यम से एक सांस्कृतिक क्रांति और शांति की दिशा में हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, तो उस सारे परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए पहला संदेश उस फ्रांसीसी रंगकर्मी के द्वारा दिया गया और संयोग से वर्ष 2002 में भारतीय रंगमंच के चर्चित
हस्ताक्षर गिरीश कर्नाड को भी ये सम्मान एक तरह से दिया गया था। इस वक्तव्य का 50 भाषाओं में अनुवाद किया जाता है और विभिन्न माध्यमों से, मीडिया से, समाचार पत्रों के माध्यम से उसका प्रकाशन और प्रसारण किया जाता है। इस वर्ष की जो थीम है वो है टेल्स ऑफ थिएटर, अर्थात थिएटर के किस्से। नेशनल थिएट्रिकल इंस्टीट्यूट के दुनिया भर में 90 शाखाएं हैं और भारत में पूना में इनका मुख्यालय है और सुषमा देशपांडे इस समय इसका नेतृत्व कर रही हैं। इस वर्ष अमेरिकी रंगकर्मी, अमेरिकी सोप ओपेरा, रंगमंच और महोत्सव निदेशक पीटर सेलर्स ने अपना संदेश एक तरह से प्रसारित किया है, जिसमें उन्होंने रंगमंच की उस महत्ता को स्थापित करते हुए कोविड काल में किस तरह से मनुष्य के सामने चुनौतियां आई, किस तरह से उसके जीवन से वो जो एक प्रकाश गायब होता चला गया, कैसे ग्राउंड जीरो पर आ गए, मानवीय संवेदनाओं पर किस तरह से असर पड़ा, उस सारे परिप्रेक्ष्य में और दुनिया भर में बढ़ती हिंसक प्रवृत्तियों के बीच में किस प्रकार से हमारा जीवन संकुचित होता चला गया, उस सारे परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यहां तक भी स्वीकार किया कि विशाल प्रेस अभियान एक नकली अनुभव और नकली भविष्यवाणियों या भयावह भविष्यवाणियों के माध्यम से जिस तरह से वो उस अपने अनुभव को व्यक्त कर रहे हैं वो वास्तविक अनुभव नहीं है। उन्होंने यहां तक कहा है कि हमारे उस अनुभव को व्यक्त करने में मीडिया पूरी तरह से असक्षम रहा है, इसलिए रंगमंच को नए अनुष्ठानों की आवश्यकता है। रंगमंच मनुष्यों, देवताओं, पौधों, जानवरों के बीच समानता के स्थान को एक तरह से पृथ्वी पर तैयार करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पीटर सेलर्स ने अपने वक्तव्य में भगवान बुद्ध की उन 10 महान धैर्यों की सूची भी दी है। तो एक पाश्चात्य विद्वान हमारे देश की उस परंपरा को कहीं कहीं अपने वक्तव्य में प्रस्तुत करता है, तो हमें लगा क्यों नहीं हम भी उसी भारतीय परंपरा को लेकर के हमारे सारे पाठ्यक्रमों के अंदर हम पश्चिमी विचारकों पर ध्यान देते हैं, पश्चिमी विचारों का हम अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं। इस पूरे चक्र में कहीं भारतीय चिंतन परंपरा मुझे लगता है उपेक्षित हो रही है। नई शिक्षा पद्धति में जहां प्रारंभिक स्तर पे ही उस भारतीय परंपरा पर कहीं बल दिया गया है, उसको प्राथमिकता दी गई है, तो आज इसी संदर्भ में हमने सोचा क्यों नहीं भारतीय उस चिंतन परंपरा का जो एक मूल है, भरत मुनि रंगमंच को जिस तरह से उन्होंने शास्त्रीय रूप देने का एक प्रयास किया अपने उस ग्रंथ के माध्यम से, जिसको हम 5वां वेद भी कहते हैं, क्योंकि ऋग्वेद से कथोपकथन लेने की बात की जाती है, सामवेद से गायन की बात की जाती है, यजुर्वेद से अभिनय की बात की जाती है, अथर्ववेद से रस की बात की जाती है, तो शायद ये 5वां वेद है जिसने 36 अध्यायों और लगभग 6000 श्लोक के माध्यम से रंगमंच के लगभग सभी पक्षों पर, कौन सा ऐसा पक्ष है जिस पर उन्होंने नहीं लिखा हो, और किस तरह से ये पूरी नाटक की परंपरा की देवी उत्पत्ति, उसके साथ जो आध्यात्मिक पक्ष उन्होंने प्रस्तुत किया, मुझे लगता है उसके बहुत सारे परिप्रेक्ष्य हैं। तो आज हमारे तीनों विद्वानों से उसके अकादमिक और व्यावहारिक पक्षों पर हम चर्चा करेंगे। आज इस चर्चा की शुरुआत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय उस परंपरा को बहुत निकटता से शोध अनुसंधान से वर्षों से जुड़े हुए हमारे अभिन्न मित्र प्रोफेसर रमाकांत पांडे जी। प्रोफेसर पांडे नाट्य शास्त्र के भी विद्वान हैं। आप सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी जयपुर में साहित्य के प्रोफेसर हैं। संस्कृत यूनिवर्सिटी संभवतः है दुनिया का सबसे बड़ा परिसर जिसमें आप अध्यापन कार्य कर रहे हैं, शोध अनुसंधान का काम कर रहे हैं। प्रोफेसर पांडे ने वाराणसी और सागर से अपनी औपचारिक शिक्षा पूरी की, पीएचडी किया और सागर यूनिवर्सिटी से आगरा यूनिवर्सिटी से आपने अपनी डिलिट की उपाधि प्राप्त की। संस्कृत साहित्य और उसकी विभिन्न विधाओं पे आपकी लगभग 52 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और लगभग 125 से अधिक शोध पत्र राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। संस्कृत की जो पूरी हमारी एक काव्यमयी परंपरा है और आधुनिक संस्कृत साहित्य है, उसको लेकर के आपने विशेष शोध किया है। और जो हमारा ट्रेडिशनल संस्कृत जो है उसको किस तरह से हम डिस्टेंट मोड से उसकी ट्रेनिंग और टीचिंग कर सकते हैं, उसको लेकर के प्रोफेसर पांडे ने विशेष प्रयत्न किए हैं। अनेक संस्कृत स्कॉलर अभिनव गुप्त से लेकर के गंगाधर शास्त्री, गोकुलनाथ उपाध्याय आदि अनेक संस्कृत स्कॉलरों पर
आपकी कमेंट्री आपने की है, समीक्षाएं आपने की है जो प्रकाशित हो चुकी है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की अनेक संस्थानों ने, अकादमियों ने आपको शोध अनुसंधान और उस विशेष योगदान के लिए आपको पुरस्कृत किया है। अनेक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आपने आयोजित किए हैं और संस्कृत व्याकरण और नाट्य शास्त्र के आप एक तरह से विशेषज्ञ माने जाते हैं, या उस क्षेत्र में आपने विशेष काम किया है। और संस्कृत नाटकों के निर्देशन में भी आपकी विशेष रुचि रही है। यूं जयपुर आपका कार्यक्षेत्र इन दिनों में है, लेकिन इस समय आप भोपाल में एक नाट्य समारोह में हैं। लेकिन उसके बावजूद इस विषय के प्रति आपका अनुराग और इस दिवस के प्रति आपका जो एक स्नेह भाव रहा, उस कारण से आपने हमारे इस निमंत्रण को स्वीकार किया। इस पूरे आयोजन के में मुझे सहयोग मिला हमारे बचपन के मित्र भाई राजीव आचार्य जी का, जिन्होंने विलास जानवे जी और रमाकांत पांडे जी को इस आयोजन में हमारे साथ जोड़ करके इसको एक दिशा दृष्टि देने का प्रयत्न किया। मैं स्वागत करता हूं प्रोफेसर रमाकांत पांडे जी का इस अनुरोध के साथ कि आज का जो हमारा विषय है भारत की उस संचार परंपरा, क्योंकि जब भी हम संचार की बात करते हैं तो महर्षि नारद से शुरू करते हैं कि किस प्रकार से वो सूचनाओं के संचरण में सिद्धहस्त थे, या फिर महाभारत के संजय की बात करते हैं कि किस प्रकार से वो पहले कमेंटेटर थे या पहले टीवी कॉरेस्पॉन्डेंट थे जिन्होंने युद्ध का आंखों देखा हाल सुनाया था। वहां से जो एक परंपरा संवाद की शुरू होती है, कितने उसमें मोड़ आए और आज हम इस जगह आ गए हैं जहां इस आभासी माध्यम से दुनिया के किसी भी क्षेत्र में हम बैठे हुए हैं, वहां तुरंत क्षण भर में जुड़ जाते हैं और अपने इस विचार विमर्श की परंपरा को कायम रखते हुए किस तरह से आपस में इंटरेक्ट भी कर पाते हैं, ये अपने आप में मुझे लगता है मनुष्य के जुनून जिजीविषा का परिणाम है कि उसने इन चुनौतियों के बीच में भी एक नए अवसर की तलाश की है। आमंत्रित हैं प्रोफेसर पांडे अपने वक्तव्य के साथ। सभी विद्वज्जनों को मेरा सादर प्रणाम। आवाज मेरी शायद आ रही होगी? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है सर जी। मैं प्रथमतः आज इस भव्य आयोजन के लिए ऑनलाइन ही सही आप समस्त आयोजक जनों का हार्दिक अभिवादन करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं। और इसमें जो हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं विद्वज्जन, उनका भी नामोल्लेख न करता हुआ मैं एक स्वर से प्रणाम करता हूं, क्योंकि हम लोगों को अपने समय की थोड़ी सी सीमा का भी ध्यान रखना है। तो सबको प्रणाम करने के बाद और जो श्रोता विद्वत हमारे सुधी श्रोता हैं उनको भी नमन अभिवादन करता हुआ मैं महाभारत और रामायण या अन्य नारद इत्यादि पर न जाता हुआ नाट्य शास्त्र की जो भारतीय पृष्ठभूमि है और रंगमंच की जो भारतीय पृष्ठभूमि है उस पर कुछ कहने का प्रयास करूंगा। वस्तुतः हमारी जो भारत भूमि है यह शास्त्रों के अध्ययन की भूमि रही, वेदों के अध्ययन की भूमि रही, और जो विद्वज्जन थे उनके जीने, उनकी दिनचर्या के अपने कुछ नियम थे। उस नियम में बंध करके विद्वज्जन अपना जीवन यापन करते थे, शास्त्रों का प्रचार करते थे, शिक्षा देते थे। वो हमारी भारतीय संस्कृति अंततः आध्यात्मिक संस्कृति है, किंतु सभी लोगों के लिए वो संभव नहीं था कि सब लोग उस दिनचर्या से जुड़ सकें। इसलिए भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की। उसे वो पंचम वेद भी कहते हैं और नाट्य शास्त्र को साक्षात नाट्य वेद भी कहते हैं। नाट्य वेद, वेद शब्द के कई अर्थ होते हैं, अर्थात नाट्य का ज्ञान जहां परिपूर्ण है, नाट्य शास्त्र से संबंधित तथ्य जहां पूरी तरह से विद्यमान है, उनको जहां पर ग्रथित किया गया है, उनका ग्रंथन किया गया है, उसे नाट्य शास्त्र कहते हैं। और जो नाट्य शास्त्र है वो उसके लिए वो एक बात और बताते हैं कि न तज् ज्ञानम न तच्छिल्पम न सा विद्या न सा कला नासौ योगो न तत्कर्मो नाट्येस्मिन् यन्न दृश्यते।
विश्व में ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, ऐसा कोई शिल्प नहीं है, ऐसी कोई विद्या नहीं है, ऐसी कोई कला नहीं है, ऐसा कोई योग नहीं, योग शब्द भी यहाँ पारिभाषिक है, और ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसे इस नाट्य में प्रस्तुत न किया जा सके। इसको दूसरी तरह से हम व्याख्या करें तो जो चीज नाट्य में प्रस्तुत न की जा सके उसे हम ज्ञान भी नहीं मानेंगे, शिल्प भी नहीं मानेंगे, विद्या भी नहीं मानेंगे, कला भी नहीं मानेंगे, और योग भी नहीं मानेंगे, कर्म भी नहीं मानेंगे। तो ये वह ऐसा कह करके और नाट्यवेद की रचना करते हैं। और नाट्यवेद की रचना करने के पीछे हम और बहुत पीछे जाए। मैंने देखा कि जो ऐतरेय महिदास हैं, जो कि वास्तव में एक शूद्र ऋषि के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे और बाद में ऋषित्व प्राप्त करके और वेदों का दर्शन जिन्होंने किया था, वो ऐतरेय महिदास इतरादासी के पुत्र थे। उन्होंने ऐतरेय ब्राह्मण में सबसे पहले कलाओं का और रंगमंच का व्याख्यान किया, और उन्होंने कहा कि ये कला दो प्रकार की है, एक है देवों की कला और दूसरी माने देव शिल्प और मानव शिल्प। तो देव शिल्प, मानव शिल्प जो होता है वो देव शिल्प की अनुकृति होता है। अनुकृति का मतलब कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं है। जैसे कि हम किसी वस्तु का वर्णन करते हैं जो कि संसार में देखते हैं, किसी चिड़िया का भी चित्र अगर हम बनाते हैं तो निस्संदेह उसी तरह का बनाते हैं जिस तरह की सृष्टि उसकी हुई है। किंतु जब चित्रकार अपने चित्र को प्रस्तुत करता है तो निस्संदेह जो प्राकृतिक वस्तु है उससे वो कहीं ज्यादा संग्रहणीय और कहीं ज्यादा मनोरम, कहीं ज्यादा हृदय और अनवद्य हुआ करता है। तो उन्होंने वहां से कहीं से मुझे लगता है प्रेरणा दी होगी भरत मुनि ने, और भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की। और उस नाट्य शास्त्र की रचना के करते हुए उन्होंने 3 परंपराओं का उल्लेख किया है कि नाट्य की ये जो परंपरा है ये 3 प्रकार की है। एक ब्राह्मी परंपरा जिसे ब्रह्मा ने प्रवर्तित किया है, और दूसरी शैवी परंपरा जिसका प्रवर्तन भगवान शंकर ने किया है, और तीसरी वैष्णवी परंपरा जिसका प्रवर्तन भगवान विष्णु ने किया है। तो भारत में जो भी कार्य किया जाता है भारतीय संस्कृति में वो अंततः मोक्ष के लिए ही किया जाता है। तो वो ये बताते हैं कि जिस तरह से वेदों का उद्गम या वेदों के प्रथम उपदेष्टा ब्रह्मा है, उसी तरह से नाट्य विद्या के, नाट्य शास्त्र के भी प्रथम उपदेष्टा ब्रह्मा है। और ये इसलिए हम बना रहे हैं कि जो लोग तपः साधना करने में चतुर नहीं है या उतना श्रम नहीं कर सकते, जिनके पास उतना वक्त नहीं है, और या जिनके पास जो शास्त्र के अध्ययन में उतना समय नहीं दे सकते, ऐसे लोगों के लिए चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखाद अल्पधियामपि, जो अल्पधी लोग हैं, सांसारिकता से ज्यादा जुड़े रहने वाले लोग हैं, उन्हें भी सुखपूर्वक चतुर्वर्ग की प्राप्ति हो। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ जो है वो समस्त पुरुषार्थ उन्हें प्राप्त हो, इसके लिए मैं ये जो नाट्य वेद है इस नाट्य वेद की रचना करता हूं। और इसे सर्वाधिक दार्शनिकता प्राप्त कराने में अगर किसी व्यक्ति को श्रेय है तो वो है अभिनव गुप्त, जो कि 10वीं शताब्दी के आचार्य हैं कश्मीर के। वहां पर उन्होंने अभिनव भारती टीका लिखी और शैव दर्शन के आलोक में उन्होंने इसको पूरी व्याख्या प्रदान की। तो ये एक संक्षिप्त सा परिचय नाट्य शास्त्र का है। और मैं एक चीज और उल्लेख कर देना चाहता हूं कि नाट्य शास्त्र की जो उपलब्धि हमें हुई, ये इस 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि हम लोगों की थी। सर विलियम जोन्स ने जब अभिज्ञान शाकुंतल को पढ़ना शुरू किया कलकत्ता के पंडितों से, और उन्होंने उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया, तब उन्होंने कहा कि भाई नाटक तो मैं पढ़ रहा हूँ, नाटक को प्रस्तुत करने का यहाँ कोई विज्ञान भी होगा। और उन्होंने बहुत पता किया, लेकिन तब तक हमें नाट्य शास्त्र मिला नहीं था, इसकी पोथी जो थी वो मिली नहीं थी। और उन्होंने बहुत कोशिश करने के बाद भी उसका कुछ नहीं पाया। और अंत में जो है उन्होंने इंट्रोडक्शन में लिखा कि सुनते हैं कि कोई नाट्य शास्त्र जैसा कोई ग्रंथ है जो नाट्य विद्या का नियामक ग्रंथ माना जाता है, किंतु अभी तक उपलब्ध नहीं है। वो लिखने के बाद धीरे धीरे हम लोगों ने बहुत प्रयास करने के बाद हमें ये नाट्य शास्त्र की जो पूरी पोथी है वो चाक्यारों के यहाँ भी कुछ चीजें मिली, और मनमोहन घोष इत्यादि जो आचार्य थे उनके महत् प्रयासों से ये हमें मिली। इसका एक लंबा इतिहास है,
तो उन्होंने ये नाट्यशास्त्र जो है हमारे पास आया। और चूंकि हमारी जो वाचनाएं होती हैं वो वाचनाएं अलग अलग होती हैं, उत्तर का पाठ अलग है, दक्षिण का पाठ अलग है, बहुत सारे उच्चारण के हमारे भेद होते हैं, तो उन भेदों को लेकर के पांडुलिपियों में भेद होता है। तो नाट्यशास्त्र के दो तरह के संस्करण हमको मिलते हैं। एक संस्करण जिसमें 36 अध्याय हैं और दूसरा संस्करण है जो जिसमें 38 अध्याय हैं। निर्मणय सागर प्रेस से जो छपा हुआ है उसको आप देखेंगे तो उसमें कुछ भेद मिलेगा, और जो इसका क्रिटिकल एडिशन निकाला गया बड़ौदा से उसमें भी देखेंगे तो कुछ भेद मिलेगा। तो ये इस तरह से इसका जो है एक संक्षिप्त परिचय सा मैंने आपको दिया। इसके बाद इसकी उत्पत्ति जो हो रही है उसके बारे में भी, जैसा कि कठपुतलियों के खेल से कुछ लोग मानते हैं, ऐसा कुछ हमारे यहाँ नाट्य शास्त्र में वर्णित नहीं है, ये पाश्चात्य लोगों की मान्यता है। उसमें ये है समाप्त, जब व्रत जप आदि और अध्यापन आदि को समाप्त कर चुके थे गुरु जी, तो शिष्य लोग उस समय गुरु के साथ बैठ करके कुछ चर्चा किया करते थे, और चर्चा करने के बाद वो किसी प्रश्न को उठाते थे और उठाने के बाद गुरुजी उसका उत्तर देते थे। तो उन्होंने प्रश्न किया, आत्रेय आदि जो ऋषि हैं उन्होंने प्रश्न किया कि हमको क्रीडनीयकमिच्छाम्यो द्रव्यम श्रव्यम च यद् भवेत्, हमें ऐसा क्रीडनीय चाहिए, हमें ऐसा खिलौना चाहिए जो दृश्य भी हो, जिसे हम देख भी पाएं, और श्रव्य भी हो, जिसे हम सुन भी पाएं। और उसके बाद जो है भरत मुनि इस नाट्य वेद की रचना करते हैं और वहां ब्राह्मण उत्पन्न होते हैं। ब्राह्मण जो है बहुत कुछ सहायता करते हैं, ये वो कहते हैं ब्राह्मणा यद उदारतम, ब्राह्मण के द्वारा ही ये उपदिष्ट है, ये सारी बातें वहां पर वो करते हैं। जहां तक बात संचार माध्यम की है तो संस्कृत नाट्य शास्त्र के द्वितीय अध्याय में अगर हम देखें तो द्वितीय अध्याय में रंगमंच के निर्माण की बात की गई है कि रंगमंच का निर्माण कैसे किया जाना चाहिए। उस प्रसंग में हम देखेंगे कि संचार को लेकर के किस तरह से भरत मुनि जो है वो बात कर रहे हैं। उस समय आज के जैसे लाउड स्पीकर नहीं थे, और उस समय ये ऑनलाइन व्यवस्था भी नहीं थी कि मैं कहीं बैठ करके आपसे बात कर रहा हूं, आप कहीं बैठ करके मुझसे बात कर रहे हैं। तो वो जो नाट्य में संवाद बोले जाने हैं वो सारे संवाद कैसे श्रोता को सुनाई देंगे और कैसे वो जन जन तक पहुंचेंगे, ये बात भरत मुनि ध्यान देते हैं। प्रकाश की व्यवस्था कैसे होगी। झालावाड़ के पास यहीं राजस्थान में एक बहुत प्राचीन, मैंने देखा तो नहीं लेकिन बताते हैं कि एक बहुत प्राचीन जो है रंगमंच बना हुआ है। मैंने बहुत बार प्रयास किया कि वहां हम लोग चल करके और मंचन करें। तो भरत मुनि जो है वो 3 प्रकार के जो ये रंगमंच है उनकी बात करते हैं, और रंगमंच को बनाने के लिए जिस तरह की बात वो करते हैं, और रंगमंच को जैसी हमारी जो भारतीय संस्कृति है कि हम पहले पूजन इत्यादि करके और उसके बाद विधिवत उसका स्थापन करते हैं, भूमि शोधन भी करने की बात हम किया करते हैं। तो वो सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। तो जो सबसे बड़ा जो रंगमंच है वो रंगमंच ये विकृष्ट, चतुरस्र और त्रयस्र, ये 3 प्रकार के जो रंगमंच हैं, ये 3 नाम है इनका। एक विकृष्ट है, एक का नाम है चतुरस्र है, और एक को त्रयस्र है। ये माने ये देते हैं। इसके बाद इन तीनों के 3 नाम और देते हैं। विकृष्ट को वो ज्येष्ठ कहते हैं, और चतुरस्र को जो है मध्यम कहते हैं, और त्रयस्र को अवर कहते हैं। ये तीनों का कब प्रयोग किया जाना चाहिए, किस तरह से प्रयोग किया जाना चाहिए, वो मध्यम को सबसे उत्तम मानते हैं। वो भी बात वो बताते हैं कि इनको कब कब और कैसे कैसे बनाना चाहिए, और स्वयं विश्वकर्मा आकर के वहां पर उपदेश देते हैं। ये बात वहां ये करते हैं। तो फिर वो कहते हैं प्रमाणम येषाम निर्दिष्टम हस्त दंड समाश्रयम। पहले पुरानी नाप फुट में नहीं हुआ करती थी, हस्त और दंड से उसका जो है उसकी नाप हुआ करती थी। तो 108 हाथ लंबा और 64 हाथ चौड़ा जो नाट्य मंडप बनता है वो जो है विकृष्ट कहलाता है। और इसके बाद
उससे कम जो होगा उसको जो है ज्येष्ठ कहेंगे, और फिर उसके नीचे का जो होगा उसकी बात, उसका जब निर्माण करेंगे तो उसे हम मध्यम कहेंगे। इस तरह से करते हुए वो फिर अंत में संचार के बाद संचार की व्यवस्था को देखते हैं और वो कहते हैं कि बहुत जरूरी होने पर ही हमें जो ज्येष्ठ नाट्य मंडप है 108 हाथ लंबा और 64 हाथ चौड़ा जो रंग मंडप है वो हमें तभी बनाना चाहिए जब बहुत जरूरी हो, क्योंकि पात्र के द्वारा बोला गया जो संवाद है वो अगर अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच जाता तो इस रंग नाट्य का कोई प्रभाव नहीं होगा। और दीपक किस तरह से जलाने हैं वो सारी बातें भी वहां करते हैं। प्रत्येक जगह मंडप कहाँ होगा, मतवारणी कहाँ होगी, रंग शीर्ष कहाँ होगा, ये सारी बातें वो वहां पर एक एक नाप के साथ बताते हैं। प्राचीन काल की जो नाप है और उसमें किस मंडप किस स्तंभ में कौन सा देवता बैठेगा, उसका वर्ण कौन सा होगा, पूरा कर्मकांड वहां जुड़ा हुआ है। और भूमि शोधन हम करेंगे तो भूमि शोधन करेंगे तो लोहे की कीली नहीं मिलना चाहिए, कोई हड्डी नहीं मिलनी चाहिए कि किसी जानवर या मनुष्य की कोई वहां पर हड्डी मिल रही है, और अगर वो मिल जाती है तो क्या करना है, ये सारी बातें वो वहां पर बताते हैं। एक चीज और हम लोगों को बहुत अफसोस करना चाहिए पूरे भारतवासियों को कि हमारे नाट्य की परंपरा, जैसा आप अभी सर बता रहे थे कि फ्रांस और इत्यादि हम जहां भी जाएंगे, आप एशिया में तो पूरी जगह भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का ही प्रभाव देखेंगे, लेकिन पाश्चात्य नाट्य शास्त्र नाट्य विद्या को भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो प्रभाव हमारा, चाहे वो पारसी के माध्यम से गया हो चाहे अन्य किसी भाषा के माध्यम से गया हो, प्राचीन काल से ही वो वहां तक व्याप्त है। लेकिन आज तक न हमने न हमारी सरकारों ने भरत मुनि के अनुसार नाट्य मंडप की रचना का उपक्रम नहीं किया। भरत मुनि के अनुसार आज तक कोई भी रंगमंच हम बना नहीं पाए किसी सरकार ने। अभी हम जो ये नाटक करते हैं, ये नाटक हम पारसी रंगमंचों पर करते हैं, वो चाहे रविंद्र भवन में बने हो या कहीं भी बने हो, जवाहर कला केंद्र में बने हो या और भी कहीं बने हो, ये पारसी नाट्य मंडप हैं, न कि भरत मुनि के अनुसार जो है वो नाट्य मंडप आज तक हम लोग बना नहीं पाए हैं। तो हमें इस दिशा में भी सोचना चाहिए कि हम जो है नाट्य मंडप भरत मुनि के अनुसार बनाने का उपक्रम करें। बहुत लोगों ने प्रयास किया, एनएसडी ने भी कुछ प्रयास किया था, लेकिन वो सब सफल नहीं हुए, कहीं वैमत्य भी आ जाता है। तो ये हमें देखना चाहिए। लंबी इसकी बहुत बड़ा इसका विश्लेषण है और मुझे जो है थोड़ी से कुछ बहुत जरूरी काम भी है, तो मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ पर बहुत ज्यादा मैं समय दे नहीं पाऊंगा मुझे लगता है। तो जो विपरीत जो नाट्य मंडप भरत मुनि है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें संचार के जनक के रूप में उन्हें ही मानना चाहिए, क्योंकि नट जो है वो नट चलता है अपनी कला का प्रसार करते हुए, तो यहाँ से लेकर के वहां, अभी हम राजस्थान में यहाँ भी देख लेते हैं तो वो चलता हुआ अनेक देशों में चलता जाता है और अपनी कला के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचता है और कला के प्रसार से संस्कृति का विस्तार करता है। रामायण के भी आप देखेंगे कि रामायण जो वाल्मीकि मुनि ने लिखा, कहीं ना कहीं उसमें भी, हालांकि भरत मुनि से बहुत पहले के हैं, लेकिन भरत मुनि ही नाट्य के आदि जनक है, रंगमंच के आदि जनक है, ऐसा हम नहीं मान सकते, क्योंकि 13-14 आचार्यों का नाम भरत मुनि अपने से पहले वालों का ले रहे हैं, उनकी कृतियां हमें नहीं मिल रही। तो किस तरह से गायन करके लव कुश जो है वो रामायण का प्रचार कर रहे हैं, वो सारी बातें भी हमें देखनी चाहिए। महाभारत में भी ऐसे उल्लेख, जैसा आपने कहा, मिलते हैं। पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी हमें बहुत सारा उल्लेख मिलता है। तो संचार और किसी भी वस्तु के प्रचार और प्रसार में नाट्य की महनीय भूमिका हमें देखने को मिलती है। और भरत मुनि आज चूंकि जो उपलब्ध हैं हमारे पास, वो इसमें सर्वाधिक प्रमाण है, तो उनको लेकर के हमें इस दिशा में कार्य करना चाहिए। जो हमारी भारतीय विद्या है, जैसा आपने कहा कि जो भारतीय विद्या है उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। हम पाश्चात्य देशों को ही अपना नियामक या मानक मान करके कार्य करते हैं, वो एक बहुत गलत बात है, क्योंकि हम और कहीं कुछ हो या ना हो, लेकिन शिक्षा में हम विश्वगुरु थे और आज भी हैं। और
इस तरह की जो कला का क्षेत्र है, जो अध्यात्म का क्षेत्र है, उसमें हम लोग हमेशा आगे रहे हैं। भारत के ऋषियों मुनियों ने केवल चिंतन किया और इन बातों को प्रतिष्ठापित किया, तो हमें इस दिशा में प्रयास करना ही करना चाहिए। और जो हमारे लोक नाट्य हैं, लोक का जो रंग है, रंगमंच, जैसे राजस्थान में हम देखें तो गवरी को हम ले लें अगर, तो गवरी की उत्पत्ति कब से है ये कह नहीं सकते, जब से वो समाज जन्मा होगा, जब से, और प्रत्येक जाति और प्रत्येक वर्ग के भी हमारे यहाँ जो कलाएं हैं प्रत्येक वर्ग की, वो भी कहीं ना कहीं नाट्य भरत मुनि हर जगह कहते चलते हैं, प्रत्येक अध्याय में किसी बात का वर्णन करते हैं तो कहते हैं ये तो मैंने थोड़ा सा कह दिया, लोक से और देखना चाहिए। तो लोक पर धर्मी को भी वो लेते हैं और नाट्य धर्मी को भी वो लेते हैं। लोक का परित्याग वो कथमप ही नहीं करते, क्योंकि लोक ही चाहे वो शास्त्र हो, चाहे कला हो, चाहे शिल्प हो, उस सब में प्रमाण होता है। तो वो लोक को पग पग पर प्रमाण मान करके चलते हैं और कहते हैं कि देखिए ये जो है केवल थोड़ी सी बात मैंने कही है, लोक में जा करके आप इसको देखते चलें। केवल भरत मुनि ऐसा नहीं करते, महाभाष्यकार पतंजलि भी कहते हैं, वो प्रश्न उठाते हैं कि शब्द तो इतने हैं कि उनका प्रयोग नहीं कर सकता कोई, तो संति वही अप्रयुक्ता, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो अप्रयुक्त हैं, और फिर जो व्यक्ति बताता है कि ये शब्द अप्रयुक्त हैं, तो वो बताते हैं अप्रयुक्त कुछ भी नहीं है, ये सब तो दीपा वसुमती है। और प्रत्येक क्षेत्र विशेष में कुछ शब्द प्रचलित होते हैं। वो शव शब्द का उदाहरण देते हैं कि शव जो है वो हमारे इधर जो है वो मृत व्यक्ति पर आरूढ़ है, किंतु सवतिर गति कर्मा कंबोजेषु प्रयुज्यते, किंतु कंबोज देश में चलने के अर्थ में उसका प्रयोग हुआ करता है। तो इसी तरह से भरत मुनि भी बहुत सारे उदाहरण देते चलते हैं और अपने पात्रों को वाचिक अभिनय के माध्यम से और आंगिक अभिनय के माध्यम से किस किस तरह से हम लोगों को अपने संचार को शुद्ध रखना चाहिए कि एक व्यक्ति से बहुत स्पष्ट रूप से एक से दूसरे तक पहुंचे, एक समाज से दूसरे समाज तक पहुंचे, कहीं भी हमारा संवाद छिन्न ना हो, इसको लेकर के भरत मुनि जो है वो बहुत ही सावधान है। तो मैं इतना ही कुछ कह करके और अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और आप सबको आज इस विश्व रंगमंच दिवस की बधाई दूंगा, इस लिए भी कि हम लोगों ने सन 2002 से संस्कृत अखिल भारतीय संस्कृत नाट्य महोत्सव का आयोजन शुरू किया और लगभग 12 वर्षों से उसका संयोजन मैं करता हूं और उसमें लगभग 15-16 जो राज्य स्तर पर विजयी जो संस्कृत के नाटक दल होते हैं वो आते हैं, हमारे राजस्थान से भी बच्चे जाते हैं। और इस बार हम एनएसडी के भी कुछ जो जज थे उन्हें बुलाए थे और देश के बहुत ही मूर्धन्य जो नाट्य तत्व के वेत्ता होते हैं उन्हें हम लोग जज के रूप में बिठालते हैं। तो वो आश्चर्यचकित हुए। नीतीश भारद्वाज जी जिन्होंने B.R. चोपड़ा जी के महाभारत में श्री कृष्ण का रोल किया है, वो भी हमारे साथ 2 दिन रहे और वो आश्चर्यचकित हो गए कि संस्कृत के नाट्य की परंपरा अभी इतनी प्रबल है। और बधाई इस बात की भी कि जयपुर के जो हमारे विद्यार्थियों ने वहां पर स्वामी विवेकानंद के चरित्र पर नाटक प्रस्तुत किया, वो अखिल भारतीय स्तर पर द्वितीय स्थान में रहा। और जो विवेकानंद का अभिनय करने वाला छात्र है मंथन गाला, उसे सर्वोत्तम अभिनेता का पुरस्कार भी मिला। और इस तरह से हमने कल जो है वो नाट्य महोत्सव को समाप्त किए। अभी मुझे कुछ बहुत सारे कार्य हैं, इसलिए मैं बहुत समय नहीं दे रहा। ये बहुत ही उत्तम और बड़ा विषय है, इस पर आगे हम लोग चर्चा करें और इसे आगे बढ़ाएं। और वस्तुतः ये जो मैंने सोचा था वो अभी मैं वहां जा नहीं पा रहा, उसे विस्तार नहीं दे पा रहा, तो क्षमा प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। आपने संक्षेप में बड़े सारगर्भित रूप में जिस तरह से भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का विवेचन करते हुए इस धरती को शास्त्रों के अध्ययन और वेदों की भूमि के रूप में संकेतित करते हुए जो ये चिंता प्रकट की है कि हमारे पास एक इतनी समृद्ध परंपरा रंगमंच की है, उसके बावजूद भी हमने हमारी उन परंपराओं को, हमारे उन मूल्यों को किस तरह से छोड़ दिया और पारसी और दूसरे जो थिएटर है
उससे हम प्रभावित हो रहे हैं। आपके विद्यार्थियों ने जिस तरह से संस्कृत में नाटक की प्रस्तुति करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर ये जो उपलब्धि हासिल की है, इस पर हम सभी यहाँ उपस्थित जितने भी प्रतिभागी हैं, मैं देख रहा हूँ लगभग 74 बहुत अधिक उत्साहजनक सहभागिता है। ये मुझे देखिए, ये सारा परिवेश देख के मुझे लगता है कि ये जो हमारे शैक्षिक जो जुड़े हुए हैं व्यवस्थाओं से या जो नीति निर्माता हैं, काश वो ये समझ पाते। क्योंकि जब विषय, मैं राजीव से भी बात कर रहा था कि इस तरह के विषय पे कितने लोग जुड़ पाएंगे। 200 से अधिक रजिस्ट्रेशन देश के सभी अंचलों से हमारे साथ हुए। कल ही मुझे मैसेज मिला, हमारी एक बहुत पुरानी स्टूडेंट है जिनसे मेरी मुलाकात एक सेमिनार में हुई थी, डॉक्टर तासा सिंह से, जो आज गलगोटिया यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को एक इंटरनल असेसमेंट के पार्ट के रूप में इस वेबिनार से जोड़ा है। तो उस दौर में जब धीरे धीरे ऑनलाइन खत्म हो रहा है और ऑफलाइन एक्टिविटी शुरू हो रही हैं, उस दौर में भी ऐसे विषयों के साथ इतनी बड़ी संख्या में युवाओं का जुड़ना इस बात की ओर संकेत करता है कि वो कहीं ना कहीं हमारे इन परंपराओं के प्रति प्रतिबद्ध हैं और वो चाहते हैं इनको हम पुनर्जीवित करें और हमारी इस पूरी शैक्षिक परंपरा के साथ हम उस भारतीय चिंतन को भी जोड़ करके इस देश के विकास को, इस देश में उस मूल्य परंपरा को यदि हम आगे बढ़ा सकें तो शायद अपना एक योगदान दे पाएंगे। और इस श्रृंखला में विलास जानवी जी को मैं आमंत्रित करूंगा, जो एक तरह से जीवंत प्रतिमूर्ति हैं, जो चिंताएं यहाँ आज प्रकट की प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से पांडे जी ने उन भारतीय मूल्यों को लेकर के। वस्तुतः इसके जीवंत एक उदाहरण में कहूँ तो विलास जानवी जी हैं। कल शाम को मेरी उनसे बहुत विस्तार से बात हुई। जब मैं उनका परिचय भी देख रहा था तो मैंने देखा किस प्रकार से एक व्यक्ति उन बच्चों के संस्कार निर्माण के लिए कार्य करते हुए थिएटर को, और थिएटर में भी वो जो हम मूकाभिनय या माइमिंग की बात करते हैं, उस परंपरा को आधार बना करके किस तरह से आप भावाभिव्यक्तियों के माध्यम से, क्योंकि जब हम रंगमंच की बात करते हैं तो आप किस तरह से नेत्रों का उपयोग करते हैं, कैसे हाथों का उपयोग करते हैं, कैसे आपके पैरों की संरचना है, मतलब भाव और शारीरिक मुद्राएं, इसका बहुत बड़ा योगदान है। भाषा की अपनी एक प्रभावशीलता है, उससे अपन इनकार नहीं कर सकते, लेकिन भावाभिव्यक्ति तो उसको आधार बना करके जिस तरह से विलास जानवी जी ने पिछले लगभग 4-4.5 दशक से एक अभियान चलाया है, तो मैं कहूँ कि चिल्ड्रन फिल्म थिएटर, उसमें जिस तरह से चिल्ड्रन थिएटर में जिस तरह से आपने योगदान दिया है वो अद्भुत है। और सामाजिक संदर्भों को लेके आज के दौर की जो चुनौतियां हैं, भारत सरकार लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है स्वच्छता अभियान पर, लेकिन किस तरह से जब ये विश्व रंगमंच दिवस की घोषणा हुई थी तो उसके पीछे भी एक भाव था कि हम किस तरह से सामाजिकता की जागरूकता के लिए ओपिनियन लीडर्स को सेंसिटाइज कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात थी और शायद विलास जानवी जी ने आज उसी को अपना आधार बनाते हुए स्वच्छता जैसे मुद्दों पर, पर्यावरण जैसे मुद्दों पर, जल संरक्षण जैसे मुद्दों पर, सांप्रदायिक सद्भाव को लेकर के, इस तरह के छोटे छोटे पक्षों को लेकर के जिस तरह से बच्चों के साथ काम किया है। और इस समय आप सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग CCRT के साथ जुड़ करके जो काम कर रहे हैं, लगभग 2.5 दशक तक आप जुड़े रहे उदयपुर के वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर में कार्यक्रम अधिकारी के रूप में, और कार्यक्रम अधिकारी के रूप में आपने न जाने कितने नाट्य महोत्सवों का वहां परिकल्पना की, उनको क्रियान्वित किया, उनका संचालन किया। तो अपने आप में वो एक अनूठा उदाहरण है। तो राजस्थान और 10 साल तक आप चंडीगढ़ में भी रहे, तो थिएटर के जो नानाविध फॉर्मेट हैं उनके साथ आपका सक्रिय जुड़ाव रहा। कोटा खुला विश्वविद्यालय, वर्धमान महावीर कोटा खुला विश्वविद्यालय से आपने पत्रकारिता की अपनी औपचारिक डिग्री ली और अनेक सामाजिक संस्थाओं, टाटा ट्रस्ट, सेवा मंदिर, IPF, IP गोल्ड, ग्लोबल सेंटर, माइक्रो, कई तरह की जो इस तरह के NGOs हैं, स्वयंसेवी संगठन हैं, इनके साथ जुड़ करके आपने उन सामाजिक मुद्दों को लेकर के जिस तरह से एक अभियान चलाया रंगमंच को माध्यम से, तो किस तरह से हम हमारी उस पूरी लोक शैलियों का, जिनकी बात अभी पांडे जी कर रहे थे,
गरबा, न जाने कितनी शैलियों का उन्होंने जिक्र किया। क्योंकि उदयपुर से ही जानवी जी हैं, उनका अभी कर्म क्षेत्र वही है, तो बहुत सारे उन लोक शैलियों को आधार बना करके जिस तरह से आपने आधुनिक संदर्भों में उसका उपयोग किया है, उन शैलियों को पुनर्जीवित करने में, जीवंत बनाए रखने में जो आपका योगदान है, हम चाहेंगे कि जिस भरत मुनि से अपन ने बातचीत शुरू की अकादमिक पक्षों को लेकर के, व्यावहारिक पक्षों पर किस तरह से विलास जी ने पिछले 3, 3.5, 4 दशक से काम किया है, वो अनुभव हमारे साथ शेयर करें। भाई विलास जानवी जी। नमस्कार मानव साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, राजीव जी को धन्यवाद और पांडे साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे जुड़े हुए सभी सुधी जनों के लिए मेरा नमस्कार है। सबसे पहले प्रार्थना से ही शुरू करता हूं मैं। ये प्रार्थना हाय वदन गिरीश कर्नाड जी का नाटक, जिसको उदयपुर में खेला था, मैंने नट की भूमिका की थी, और इसमें संगीत निर्देशन श्री रामलाल जी माथुर का था। अब देखिए आप, कितने साल पहले ये नाटक हमने किया था, और उसकी प्रार्थना, उसके सारे गाने मेरे को अभी तक याद है। तो प्रार्थना से शुरू करते हैं, क्योंकि अपने परंपरा के साथ जुड़े हुए हैं हम। शुरू करता हूँ। नमो नमो हे गजवदन, विघ्न हरण गुण गण सदन, बुद्धि विधाता सिद्धि प्रदाता, नाटक होता आज हमारी नाटक सेवा, सफल बना दे विकट देवता। नमो 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 नमो। हमारे महाराष्ट्र में हर नाटक को कहते हैं प्रयोग, क्योंकि फिल्म में वो क्या सीन दिखाई देता है, लेकिन हर नाटक अपने आप में एक अलग होता है, या तो अलग जगह पे होता है, उसकी कास्ट अलग होती है, कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर आ ही जाता है। तो नाटक का जनसंचार से, क्योंकि मैंने जनसंचार भी पढ़ा हुआ है और नाटक तो मेरे अंदर घुला हुआ है, तो किस प्रकार, क्योंकि सबसे पहली बात हमको ये मान ली ही चाहिए कि नाटक जो है, इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव है लोगों का मनोरंजन। और मेरे द्वारा किए गए लगभग 90% नाटकों में मौलिक हास्य, मौलिक मनोरंजन के साथ में ये सिखाने वाली बात जरूर है। कोई भी संदेश हो, किसी भी प्रकार की बात हो। और पिछले कई सालों में मेरे को अलग अलग प्रयोग करने को मिले। वेस्ट जोन कल्चर सेंटर में होता हुआ बंशीलाल जी खिलाड़ी का नाम आपने सुना होगा। वो बहुत अच्छे लोक कलाकार, नाट्य के कलाकार हैं। उनके साथ में मैंने प्ले लिखा था, छोरी हो गई रे, आज से बहुत साल पहले। और उसके 3 शोज हमने किए थे। एक सेंट्रल जेल में किया था, एक शिल्पग्राम में किया था, और एक आरएमवी में किया था। तो उद्देश्य यही था आज से कई सालों की, साहब लड़का या लड़की लिंग अनुपात की बात करते हैं ना, वो तब से इसको शुरू किया। और उसमें मजेदार बात क्या कि लोक जो राजस्थान के लोक गीत हैं उनका उसमें प्रयोग किया, लोक नाट्यों का उसमें। अब चक्कर क्या होता है कि लोक नाट्य के जो कलाकार होते हैं ना, इनको पारंपरिक नाटक तो इनको याद रहते हैं, लेकिन नया नाटक है, इसको डायलॉग याद करना के लिए थोड़ा कठिन होता है। तो मैंने कम से कम डायलॉग रखे, और उनका अच्छा तुम ये नहीं बोल सकते, तुम ऐसा बोल दो, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। और डांस और माइम, इसके ऊपर उसको बेस रखा। राजीव जी के साथ भी मैंने सेंट्रल जेल में शास्त्र को शास्त्र किया था। उसके पहले मैंने मोहम्मद भाई की दुश्मन ये प्ले किया था, लिखा भी था और किया भी था। और उसमें ये सारा माइम के ऊपर है।
मूकाभिनय के ऊपर है। ऑफ कोर्स उसमें पूरा मनोरंजन था, लेकिन उसमें ये एक उसकी जो अंडरलाइन ये थी कि हम हमारी संस्कृति को, हम हमारे जमीर को नहीं छोड़ सकते, और वो वही चीज हमारे लिए एक बचाव के रूप में आती है। अब मैं जनसंचार के इसमें देखता हूं कि क्योंकि मैं पुतलीकार भी हूं, तो महाराणा प्रताप के ऊपर डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा और मैंने चर्चा की, उन्होंने एक बहुत बढ़िया प्ले लिखा अस्मिता। महाराणा प्रताप के जीवन का एक बहुत बड़ा, बहुत अहम, उनके चरित्र का बहुत सुंदर उसमें चित्रण किया, और उस नाटक को हमने रिकॉर्ड करके धागा पुतली के रूप में किया। उदयपुर के दिवाली के कलाकारों ने उनके साथ में मिलकर के स्टेज वगैरह बना करके किया। पर अब दुर्गति ये हुई कि ये कलाकार जो है, कठपुतली के कलाकार, वो कब छोड़ देंगे आपको ये पता नहीं पड़ता, रिहर्सल नहीं करते। अब मैं बहुत रिहर्सल अगर कोई नहीं करे और शो खराब हो जाए तो मेरे को बहुत कष्ट होता है। तो फिर मैंने माइम बेस्ड बहुत सारे नाटक किए, प्योर माइम भी मैंने किए। राजस्थान प्रौढ़ शिक्षण समिति में ना 2009 में हमने प्ले किया था राख सको तो राखो पानी, और उसमें भी इसकी किताब भी छपी थी छोटी सी, उसका विमोचन किया था। रणबीर सिंह जी थे, रमेश चांदवी भाई साहब जो अभी रहे नहीं, बहुत अफसोस हुआ है। तो वहां पर भी जयपुर के भी उस अंतराल और 3-4 ऐसे जवाहर कला केंद्र, उनके साथ भी बाल भवन, ये तो जयपुर के। बाकी तो वेस्ट जोन कल्चर सेंटर में रहते हुए कई जगह हम बाल उत्सव करते थे, और एक उमंग फेस्टिवल हमने किया है 10-15 साल तक उसको। उसमें खासकर मैं बधिर बच्चों के साथ में मूकाभिनय के मैंने काफी एक्सपेरिमेंट्स किए। तो मूक अभिनय के द्वारा हम कैसे कठिन से कठिन बात को आसानी से कह देते हैं, क्योंकि इसमें डायलॉग्स नहीं होते, लेकिन एक स्टोरी लाइन चलती है बहुत। उसमें इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके हर एक्शन को उसके अंदर हम लिपि के रूप में लिखते हैं, और वो चीज हमको, हमारे कलाकारों को बताते हैं। ऑफ कोर्स इसके लिए थोड़ा मेहनत भी करनी पड़ती है, क्योंकि फेशियल एक्सप्रेशंस के ऊपर काम किया जाता है, बॉडी लैंग्वेज के ऊपर काम किया जाता है, और अंत में उसको अच्छी तरह हम प्रस्तुत कर सकते हैं। बच्चों के साथ मेरा बहुत बहुत लगाव है, उनके लिए मैंने छोटे छोटे तेनालीराम नाटक किया। 3 सवाल, लियो टॉल्स्टॉय की कहानी है, 2 पेज की कहानी थी, उसके ऊपर पूरा एक नाटक लिख करके, क्योंकि इसमें कल्पना खुद को करनी पड़ती है कि ऐसे किस प्रकार इसको करें। और मेरा एक माइम है प्लांटेशन वीक वर्सेस प्लांटेशन वीक। मतलब जब सप्ताह मनाया जाता है, पर्यावरण सप्ताह, जिसमें एक पौधे को तो लगाया जाता है, जिसमें नेताजी भी आते हैं, भाषण भी होता है, फोटो खींचते, सब कुछ होता है। बाद में उस प्लांट का कोई वाली नहीं होता, कोई रखवाला नहीं होता है, और उसकी दुर्गति होती है। कि स्कूल के जो बच्चे आते हैं, ऑटो रिक्शा में देखते हैं प्लांट बेचारा बहुत दुखी हो रहा है, कष्ट पा रहा है, उसको हम अपनी पानी की बोतल में से पानी पिलाया उसको, और वो खुश हो गया। लाइक दिस एक डस्ट फ्री डस्टबिन है ना। स्वच्छ भारत, मैंने अभियान की जगह इसको लिखा स्वच्छ भारत अभिमान, क्योंकि हमको अभिमान बहुत है हम स्वच्छता। और सच में जो पढ़े लिखे भी लोग हैं, मतलब इसको कई जगह किया, फतेह सागर की पाल पर भी, मतलब तो लोगों को डस्टबिन में नहीं डालना है कचरा, उसके बाहर डालेंगे, दूर जाके डालेंगे, मतलब कहीं और डालेंगे, डस्टबिन का उपयोग नहीं करेंगे। तो मेरा डस्टबिन भी जो है वो बोलने वाला होता है। माइम में थोड़ी लिबर्टी लेता रहता हूँ मैं, वही बोलता रहे, अरे मुझ पे कचरा डालो रे, मेरा दर्द न जाने कोई, मुझ पे कचरा न डाले कोई,
इस प्रकार गानों के थ्रू और अभिनय के थ्रू हम उसको दिखा सकते हैं, दिखाते रहे हैं। हैंड वॉश के ऊपर एक चीज दिखाता हूं आपको। बच्चों के लिए मैंने कोरोना काल में, क्योंकि उस वक्त ये था जोर कि हाथों को धोना जरूरी है, तो उसमें मैंने ऐसे किया। देखिए आप, पहले हाथ गीले करें, फिर साबुन लगावे, फिर नल बंद कर दे। पहले हाथ पे रखा दूजो हाथ, ऊपर नीचे घुमावे, हथेली रगड़े, पंजे भी रगड़े, उंगली रगड़े, नाखून रगड़े, अंगूठे रगड़े, कलाई रगड़े, आगे भी रगड़े, पीछे भी रगड़े, झाग भी आवे, खुशबू भी आवे, मैल हाथ का भागते जावे, फिर पानी पड़े, फिर पानी पड़े छम छम छम, हाथ हो गए चमाचम। तो अगर हम इन गीतों को गीतों के माध्यम से, अभिनय के माध्यम से छोटी 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 चीजें बताए, तो वो बहुत प्रैक्टिकली बहुत होती है। अभी मैंने पोषण चैंपियंस के लिए प्ले लिखा था, किया भी था। उसमें जो गर्भवती महिलाएं हैं, देखिए अब ये भी यहाँ पे संचार आ गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि लेक्चर देने से वो चीजें उतनी प्रभावी नहीं होती जितनी है। इसमें एक छोटा सा एक टुकड़ा ही है, वो मैं सुनाता हूँ। ज्ञानो बाबा बोलित करा, हमें तो ज्यादा खावे, ज्यादा खाना, पौष्टिक खाना, बार बार खाना जी, हर महीने वजन कराना बहन जी, भोजन के अलावा हल्का नाश्ता जरूर करना जी, दिन में 2 घंटा सोना बहन जी, आयरन की गोली, कैल्शियम की गोली रोज खाना जी, एनएम का कहना माना बहन जी, टीसी का कहना माना बहन जी। अब ये इस प्रकार गाने नाटकों में फिट हो जाते हैं, तो एकदम उसका एक निखार होता है। अब मैंने भ्रष्टाचार विरोध के ऊपर एक प्ले लिखा था, उसका नाम था मना करना सीखो। उसका लास्ट सॉन्ग था ये, मतलब कंक्लूडिंग सॉन्ग। अरे मना करना सीखो, मना करना सीखो, भ्रष्टाचार को मना करना सीखो, ये बिगाड़े सब व्यवहार, सबको ये कर दे लाचार, मन को दे भारी संताप, करवाए ये सब से पाप, ईमान को अपनाना सीखो, विवेक को अपनाना सीखो, भ्रष्टाचार को मना करना सीखो, भ्रष्टाचार को मना करना सीखो। अब ये कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं। इसमें एक नाटक है, उसका नाम है हम नहीं सुधरेंगे, उसका टाइटल सॉन्ग है ये। चाहे कितना कोई पाठ पढ़ाए, चाहे कितना कोई पाठ पढ़ाए, हालात हमारे नहीं बदलेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, जो चाहेंगे वही करेंगे, भाई भाई, कानून की परवाह नहीं करेंगे, भाई भाई, तुम सिविक सेंस हमें सिखाते, ओए ओए, ज्ञान की बातें हमें बताते हो, ओए ओए, हमें टोकने वालों सुन लो, भाई भाई, हमें रोकने वालों सुन लो, भाई भाई, अरे हम कब सुधरे थे, जो अब सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे।
ऑफ कोर्स इसमें हमने ऐसी कई चीजें बताई कि पार्क में लोग बाग नल खुला छोड़ के चले जाते हैं, है ना। एक लड़की जो है वो उसकी फ्रेंड देखने आती है, एक्चुअली उसके सिर पे चोट लगी है, टाके लगे थे 5, है ना। तो उसको विजिट करने आती है, फिर पूछती है रहता है कहाँ का और ज्यादा चोट नहीं लगी। उसकी माँ जो है उसका पंखा जला रही होती है। आंटी और तो कोई ज्यादा चोट नहीं लगी? नहीं बेटा नहीं लगी। कितने टाके है? 5 टाके। वैसे और तो कोई खास नुकसान नहीं हुआ? नहीं हुआ। हाँ, वैसे हेलमेट तो पहन रखी थी ना? अरे हेलमेट पहनती तो इसकी हेयर स्टाइल नहीं बिगड़ जाती? अब वो उसको टोकती है, वो कहती मम्मी अभी क्या करती हो? फिर उसकी फ्रेंड बोलती है यार मुझे तुझसे सहानुभूति नहीं हो रही है, तुझ पे गुस्सा आ रहा है। ऐसे छोटे छोटे कितने वाक्य, जब हम बारात निकलती है तो बम भड़ूम भड़म करते सब डांस करते, आज मेरे यार की शादी है, झूम दारूडिया झूम बराबर धूम, लाइक। लेकिन एम्बुलेंस वहां से जा रही है, उसको रास्ता नहीं दे रहे हैं, उसके सामने डांस कर रहे हैं, नॉनसेंस। तो ये इन सब चीजों को, समाज की इन सब चीजों को निकाल निकाल करके हमने उसमें किया, पर बाद में सब कहते हैं कि हम अब सुधरेंगे, हम सब सुधरेंगे। इस प्रकार करते हैं। तो ये जहां तक संचार और रंगमंच का प्रश्न है, संचार तभी पूरा 100% या पूर्णतः होता है जब हम उसे नाटकीय तत्वों के साथ प्रस्तुत करते हैं। अगर नाटकीय तत्व अगर नहीं होंगे तो एक्चुअली कथा सुनने भी जाते हैं लोग, बागों को इंटरेस्ट होता है, वो भी रस लेके आते हैं, 9 रस का उपयोग करते हैं उसमें। हमारे विज्ञापन वाले कितने जो विज्ञापन बनते हैं, कितने छोटे छोटे विज्ञापन बनते हैं, लेकिन कितने सटीक बनाते हैं। वो ये सब संचार की ही बातें हैं कि अपन किस प्रकार की चीज हिट कर सकते हैं। एक कौन सा आया था विज्ञापन जिसमें ना विभत्स रस को बताइए। एक बहन अपने फ्रिज में से आइसक्रीम निकाल के रखती है और उसका भाई जो है नकली छिपकली लाके उसके ऊपर देता है और वो आके देखती है और फिर वो भाग जाती है और वो छिपकली हटा के आइसक्रीम खा जाता है। ये मतलब विभत्स उसका प्रयोग तो किया ही है। चलिए मैं इसको बिल्कुल विशुद्ध हास्य रस में एक करके दिखाता हूँ। ये धुली हुई कमीज से मैल निकाल सकता है? धुली हुई कमीज से मैल असंभव, देखिए आज ही लॉन्ड्री से धुल के आई है। ये आपकी धुली हुई कमीज, ये बाल्टी भर पानी और ये है हमारा चमको साबुन। चमको 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 चमको। दैया रे दैया, धुली हुई कमीज से इतना मैल निकला, आखिर ये मैल छुपा कहाँ था? ये मैल छुपा था चमको साबुन में, आज ही खरीदिए। तो इस प्रकार के कुछ उदाहरण दिए मैंने आपको कि रंगमंच जो है वो जिसमें सारी विधाएं हैं, जैसे ही पांडे साहब ने कही थी, ऐसी कोई सी विधा नहीं है, ऐसी कोई सी विद्या भी नहीं है, कला भी नहीं है जो रंगमंच में शामिल ना हो। इसलिए रंगमंच सबसे बहुत बड़ी हमारे में एक बहुत बड़ा गुण है या एक प्रकार से आशीर्वाद है अगर हम रंगमंच करते हैं तो। पर यह सार्थक रंगमंच हो, इसमें हम बच्चों को अच्छी बातें बताएं, अच्छे चीजें बताएं और बच्चों को इन्वॉल्व करें। इसमें क्रिएटिविटी बहुत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और ऐसे छोटे मोटे में कई नाटक और छुटकियां चीजें की टेबलेट्स लिखी हुई, लेकिन करता हूं मैं। लेकिन अगर मेरे को आप में से किसी को कुछ प्रश्न पूछना है, पता नहीं फिर तो आप पूछ सकते हैं मेरे को। अगर कुछ प्रश्न अपन राजीव जी के वक्तव्य के बाद ले लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि क्या होता है कि करते करते मैं खुद भी भूल जाता हूँ मेरा क्या कर रहा हूँ। इन्वॉल्वमेंट खतरनाक हो जाता है मेरा, क्या करें। ठीक है, मैं राजीव भाई को आप सादर आमंत्रित करते हैं। चलिए विलास जी, आपने तो जीवन के अपने आसपास बिखरे हुए उन चरित्रों को, उन घटनाओं को जिस तरह से आधार बना करके
एक मंझे हुए कलाकार के रूप में जिस तरह से अपनी प्रस्तुति दी है, मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स, उस पे लगातार हमारे मित्रों की अनवरत टिप्पणियां हो रही हैं और अभिभूत हैं आपके इन छोटी छोटी प्रस्तुतियों को देख सुन करके। मुझे लगता है कभी संभव हुआ तो एक पूरा का पूरा सेशन अपन आपके इन्हीं अनुभवों पर रखेंगे और अलग अलग जो उसके संदर्भ हैं उस पर जो हमारे सारे मित्र हैं देश के अलग अलग हिस्सों में वो इससे जुड़ पाएंगे। मुझे अभी हमारा जो इसका तकनीकी पक्ष संभाल रही हैं पृथ्वी सेंगर, उन्होंने बताया 226 से ऊपर अभी तक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं इस आयोजन में। तो मुझे लगता है ये भी अपनी एक उपलब्धि है कि इतने सारे अपने मित्र जो हैं इसके साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन आपने किस तरह से रंगमंच सामाजिक जागरूकता के लिए, आपको सुनकर के मुझे अपना बचपन भी याद आ रहा था। बचपन तो क्या मतलब, शुरुआती दौर में जो मेरे शिक्षक के रूप में हम लोगों के विभाग में एक वर्कशॉप थी रूरल जर्नलिज्म पर, और यहाँ का स्थानीय समाचार पत्र है राजस्थान पत्रिका, उन्होंने एक स्पॉन्सर किया हमारे एक दिन का ट्रिप, लालसोट गए हम और हेला ख्याल का। बहुत बढ़िया। मैंने वही देखा किस तरह से समकालीन राजनीतिक परिवेश पर वो सामान्य साक्षर कलाकार जिस तरह से टिप्पणियां करते हैं वो मुझे लगता है हमारी आंखें खोल देता है। तो आपने जिस तरह से एक संवेदनशील कलाकार छिपा हुआ है आपके मन में, और जिस तरह से आपने अपने आसपास के उस घटनाक्रम पर हास्यबोध और उसके साथ जुड़ा हुआ व्यंग का जो पैनापन है उसको हम महसूस कर सकते हैं। और जब उन बच्चों के साथ आप उन मुद्दों को लेके काम करेंगे तो मुझे लगता है जो आपका उद्देश्य है उस पीढ़ी के निर्माण का, हम किस तरह से खेल खेल में मनोरंजन के माध्यम से शिक्षा, और शायद जो नई शिक्षा नीति है डॉक्टर कस्तूरी रंजन जैसा वैज्ञानिक जिसके साथ जुड़ा रहा, ऑन पेपर्स तो बहुत बढ़िया है, अब क्रियान्विति जब आप जैसे कलाकार इसके साथ जुड़ेंगे तो मुझे लगता है कि उस उद्देश्य में हम शायद सफल हो पाएंगे। जब उन किताबों के बोध से निकल करके हम अपनी परंपरा से जुड़ करके अपने परिवेश की आवश्यकता को समझ करके उसके साथ जुड़ करके, चाहे आपने पुतली के संदर्भ की बात की, किस तरह से आपने प्रताप को आधार बना करके राणा प्रताप पे लिखा, कठपुतली जैसी परंपराएं तो ये हमारे इस प्रदेश की शान रही हैं, कई प्रदेशों में प्रचलित रही हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस विषय को अपन और आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कि ये कोई अरुण जी ने अपना स्क्रीन शेयर कर दिया, उनसे अनुरोध करूंगा कि स्क्रीन को, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, ये रिकॉर्डिंग में बाधा पहुंचाएगा। हाँ, चलिए अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बचपन के मित्र राजीव आचार्य को। जब हम लोग ग्रेजुएशन में साथ थे, मुझे नहीं समझ में आता परिचय कहाँ से शुरू करूं, क्योंकि जब आत्मीयता का दबाव इतना होता है तो वो सारी औपचारिकताएं जो हैं वो मुझे लगता है कि एक तरह से उसके बंधन टूट जाते हैं। क्योंकि जब जब भी इस तरह के अवसर आते हैं रंगमंच को लेकर के, आज भी मैंने अपने जो फेसबुक उस पर शेयर किया है, हमारे वो 70 के दशक के अंत के और 80 के दशक के शुरुआत के दौर में जब हमने जयपुर में रंग छवि की स्थापना की थी, एक रंग थिएटर की, और उसका नेतृत्व और उसके प्राण के रूप में राजीव आचार्य हमारे साथ एक तरह से थे। आपके पिताजी प्रोफेसर हरिराम आचार्य जो हमारे शिक्षक भी रहे, जिनके सानिध्य में हमने न सिर्फ संस्कृत साहित्य की नाट्य रंगमंच के भी कुछ गुर सीखने का अवसर मिला। तो राजीव जी के उस रंगमंच के प्रेम, या यूं कहूं कि उसका जुनून, उसको मैं उस विद्यार्थी जीवन से ही देख रहा हूं। जब हम राजस्थान विश्वविद्यालय के उन युवा समारोह में, मुझे याद आता है घूमर, मंजरी, मयूर, और हमारे विभाग में जब मैं सेक्रेटरी था यूनियन का, तब आखर, न जाने कितने मंचों पर हमने साथ काम किया, हर विधा में, चाहे वो थिएटर है, चाहे संगीत है, चाहे उस रंगमंच की साज सज्जा है। भरत मुनि को मुझे पता ही नहीं उन्होंने उस समय कितना पढ़ा था, लेकिन जो हम बात कर रहे थे, मुझे जब पांडे जी बात कर रहे थे तो बहुत सारे प्रसंग उस समय याद आ रहे थे। जो हम थिएटर थोड़ा बहुत करता था, मैं इनके साथ जुड़ा हुआ था, तो हम लोग कोटा भी गए, बाहर भी गए। और जो अभी विलास भी बात कर रहे थे कि शास्त्र देखो शास्त्र उन्होंने राजीव जी के साथ किया, तो उस दशक में हमने भी 2-3 परफॉर्मेंस की थी शास्त्र देखो शास्त्र की। और उसके बाद चूंकि अध्यापन में आ गया तो मेरा ये नाटक छूट गया, दूसरे नाटक शुरू हो गए, तो मैं सक्रिय रंगमंच से थोड़ा दूर हो गया। उसके बाद राजीव आचार्य ने प्रशासनिक सेवाओं में ज्वाइन किया और राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारी के रूप में आप सेवानिवृत्त हुए। यो प्रशासनिक अधिकारी के रूप में तो जो सरकार ने जिम्मेदारी दी, प्रदेश के अनेक महत्वपूर्ण विभागों
के दायित्व को निर्वहन में आपने अपनी पूरी क्षमता का परिचय दिया। लेकिन उन सब भागदौड़ के बीच में, व्यस्तताओं के बीच में, इनका जो रंगमंच या जो कलाकार है वो हमेशा जीवित रहा। और यही कारण है कि वे वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर में कई वर्ष तक रहे प्रोग्राम ऑफिसर के रूप में, और जवाहर कला केंद्र, ये दोनों हमारे प्रदेश के एक तरह से प्रमुख सांस्कृतिक स्थल हैं, हार्ट ऑफ द कल्चर जिसे कहते हैं हमारे प्रदेश का। वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और प्रोग्राम ऑफिसर के रूप में आपने बहुत सारे इस तरह के फेस्टिवल्स आयोजित किए। राजस्थान की कला संस्कृति को आगे बढ़ाने में आपने अपना योगदान दिया। लोक कलाकारों को किस तरह से प्रोत्साहित किया जाए, उस तरह के बहुत सारे आयोजन किए, बहुत सारे फेस्टिवल्स किए। ओथेलो, अबू हसन, अली बाबा, अलादीन, न जाने कितने मुझे उस समय याद आ रहे हैं प्लेज। हम लोगों ने दुलारी बाई भी साथ में किया था, मणि मधुकर का। फिर स्टेज रंगमंच के साथ जो और चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, लाइटिंग का है, साउंड का है ना, तो जो अलग अलग फॉर्मेट हैं उन सब के साथ आप जुड़े रहे, और उन सभी क्षेत्रों में आपने अपनी योग्यता, क्षमता और उसमें जो संभावनाएं निहित हैं उनका भरपूर उपयोग किया। हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, अभी पांडे जी संस्कृत नाटक की बात कर रहे थे, विवेकानंद विजयम की बात कर रहे थे, जब वो उसकी बात कर रहे थे मुझे भी अपना विद्यार्थी जीवन याद आ गया, जब राजीव जी के पिताजी प्रोफेसर हेराम जी आचार्य ने विवेकानंद की भूमिका का निर्वाह किया था, संस्कृत में वो प्ले किया था, और उस समय कुछ रोल हमने भी उसमें किया था। राजीव का बहुत बड़ा योगदान उसमें रहा था। बसंत जैतली जी जो हमारे संस्कृत में हमारे शिक्षक रहे, उनका उसमें योगदान रहा। तो संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी तीनों भाषाओं के थिएटर को आगे बढ़ाने में राजस्थान में उनका योगदान रहा। और ऑल इंडिया रेडियो पर संस्कृत नाटकों में भी राजीव आचार्य की विशिष्ट भूमिका रही है, और इन्होंने कई थिएटर वर्कशॉप बच्चों के साथ साथ वयस्कों के लिए आयोजित की हैं, और इस कला को आगे बढ़ाने में उनका योगदान रहा है। वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर में काम करते हुए आपने अपना उत्सव मरु से सागर तक, और इंटरनेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल जो यहाँ हुआ था, जब जया बच्चन जी शायद उसकी चेयरपर्सन थी, उस समय उसके आयोजन में भी आपका बहुत योगदान रहा है। इसके अतिरिक्त आपने उन ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के साथ मिलकर के भी थिएटर की कार्यशालाएं की। हमारे उस पूरे फोक लिटरेचर को, फोक ट्रेडिशन को आगे बढ़ाने में आपने योगदान दिया। जो हमारे इस तरह के लोक समूह हैं उनके साथ आपने काम किया, और जो इस तरह की आदिवासी जातियां हैं उनके साथ रह करके आपने काम किया, और उनको फिर रिपब्लिक डे परेड पर वहां भी आपने मौका दिलाया, और वहां से वो पुरस्कृत भी हुए। इसी तरह से आपने एक फोक इंस्ट्रूमेंट फेस्टिवल अनुनाद का भी आयोजन किया जब आप जवाहर कला केंद्र में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में थे। आपका एक बहुत बड़ा योगदान है डॉक्यूमेंटेशन का, जो हमारा पूरी फोक ट्रेडिशन की जो सारी परंपराएं हैं राजस्थान के विभिन्न जिलों में, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, पाली आदि क्षेत्रों में, वहां आपने डॉक्यूमेंटेशन का महत्वपूर्ण काम किया है, सर्वेस का काम किया है, और जो हमारे यहाँ बहुरूपीय ट्रेडिशन है उसके भी संरक्षण का काम किया है। प्रकाशन के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और थिएटर और फोक आर्ट से जुड़े हुए अनेक प्रकाशनों का संपादन करने का आपको अवसर मिला है, और उनका प्रकाशन जिस समय आप जवाहर कला केंद्र में थे उस दौर में किया गया था। जैसा मैंने आपसे कहा कि आपके पिताश्री हिंदी और संस्कृत इन दोनों भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे। प्राकृत भाषा में आपने बहुत लिखा, इसमें जो आपने लेखन कार्य किया, फिल्मों के लिए भी गीत लिखे, उनके उस प्रकाशित अप्रकाशित साहित्य को प्रकाशित करने की दिशा में भी राजीव जी का बड़ा योगदान रहा है। और अबन बबुआ और अनंत यात्रा, गीत गोविंद आदि आपके वो महत्वपूर्ण प्रकाशन हैं। राजीव जी का, जैसा मैंने आपसे कहा कि लगभग 4 दशक का अनुभव थिएटर के क्षेत्र में, और कोरोना में आपने एक महत्वपूर्ण प्रयोग किया अपने YouTube चैनल बना करके। आपने और इनकी छोटी बहन भावना आचार्य, जो भी संस्कृत के शिक्षक हैं, उन्होंने मिलकर के जो भारतीय संस्कृति के अलग अलग संदर्भ हैं, छोटे छोटे जो मुद्दे हैं, सांस्कृतिक पक्ष हैं, उनको लेकर के 5-5, 7-7, 10-10 मिनट की जो वीडियो क्लिप्स बनाई हैं, मुझे लगता है भारत के और प्रदेश के उस सांस्कृतिक जो वैभव है, जो उसके पीछे छिपा हुआ एक सांस्कृतिक प्रतीक है, उस परंपरा को उस बहुत सरल सहज शब्दों में जिस तरह से संप्रेषित किया है, वो भी इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है।
तो मैं अनुरोध करूंगा भाई राजीव आचार्य से, उन्हीं की मैं कहता हूं कि सम्मिलित प्रेरणा से एक तरह से ये संभव हो पाया है आज का आयोजन। उनसे अनुरोध करूंगा कि इस अवसर पर वे भी अपने 4 दशक के अनुभव हमारे साथ शेयर करें। राजीव आचार्य। राजीव, ये भी माइक आपका माइक ऑन नहीं है। हाँ। आप सभी को विश्व रंगमंच दिवस की शुभकामनाएं। मुझे नहीं पता था कि मेरा परिचय इतना लंबा हो सकता है। अभी जैसे भाई संजीव ने कहा, जो 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 विस्तार मेरे परिचय को दिया है, शायद मैं उसका हकदार हूं नहीं। कि रंगमंच में बहुत छोटे में अपनी बात हम कह जाते हैं और कह के निकल जाते हैं। तो ये इतने विस्तार का मुझे अभ्यास नहीं है, तो मुझे थोड़ा अटपटा लग रहा था कि मैं कैमरे पे दिख रहा हूं तो मैं कैसे उसको रिएक्ट करूं, मेरे चेहरे पे क्या भाव होने चाहिए, ये मैं सुनते हुए मेरे अपने खुद के बारे में। तो बड़ी अजीब सी मेरी स्थिति हो रही थी। खैर, मैं संजीव पुराने मित्र हैं और वो उनका प्रेम है, उनका जो एक इतना लंबा साथ रहा है, तो वो उनकी भी मजबूरी थी कि वो इतना विस्तार दे गए बात को। बात हम शुरू करते हैं। जैसे पांडे जी ने उसका नाट्य शास्त्र का शास्त्रीय रूप लिया और विलास जी ने उसी शास्त्रीय रूप को बिल्कुल व्यवहार में ढाल करके किस तरह से वो मंच पर आता है, वो एक स्वरूप प्रस्तुत किया। अब तीसरा वक्ता जब आता है तो उसके सामने ये समस्या हो जाती है कि अब वो किस पे बोले, क्योंकि जो उसका शास्त्रीय पक्ष था वो बोला जा चुका, उसका व्यावहारिक पक्ष वो देखा सुना जा चुका। अब मेरे पास बोलने को शेष क्या रह जाता है। कोशिश करूंगा कि अब इन दोनों के वक्तव्यों का संतुलन बनाते हुए मैं कुछ अपनी बात रख सकूं। हमारा जो आज का विषय है वो है कि संचार परंपरा और नाट्यशास्त्र। तो सबसे पहले हम अब ये जब विषय हम देखते हैं तो हमारे सामने 2 प्रश्न आते हैं कि संचार क्या है और नाट्यशास्त्र क्या है। संचार को हम यूं माने कि एक किसी सूचना का, किसी विचार का, किसी भाव का या किसी वस्तु का एक से दूसरे तक पहुंचना, एक व्यक्ति से दूसरे तक पहुंचना, या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना, या एक मन से दूसरे मन तक पहुंचना। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है जब हम नाट्यशास्त्र के संदर्भ में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने विलास जी को एक चिट्ठी लिखी, चिट्ठी लिख करके लिफाफे में डाली और उसको पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। तो आज के संदर्भ में तो अब ये पुरानी बात हो गई है। मान लीजिए मैंने विलास जी को एक ईमेल भेजा, पूरा संदेश मैंने टाइप कर लिया और जहां ईमेल एड्रेस लिखने की जगह आती है वो मैंने खाली छोड़ दिया और मैंने उसको सेंड कर दिया। तो मेरी तरफ से सूचना तो मैंने भेज दी, प्रेषण तो मैंने कर दिया, लेकिन क्या वो विलास जी तक पहुंचा? तो यहां थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। प्रेषण तो हुआ लेकिन वो संप्रेषण नहीं हुआ। सम एक उपसर्ग है जिसका मतलब होता है कि सही रूप में पहुंच जाना। या फिर हम दूसरी बात करें कि मैं किसी को व्यंग्य के रूप में बात कर रहा हूं, ओहो आज तो जच रहे हो। अब मेरा तो मंशा ये कहने की है कि भैया बहुत बेकार लग रहा है तू, और सामने वाला उसको तारीफ के रूप में समझ रहा है। तो ये भी संप्रेषण नहीं है, क्योंकि मैंने जिस भाव से बात कही है वो उस भाव में वो सामने वाले तक नहीं पहुंची, वो भाव बदल गया वहां पे, वो अपने रूप में समझ रहा है। नाटक के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला तत्व होता है संप्रेषण का, कि जो बात जिस रूप में कही जा रही है, जिस भाव में कही जा रही है, जिन शब्दों में कही जा रही है और जिस रस की उत्पत्ति के लिए कही जा रही है, दर्शक के मन में वही भाव, वही रस उत्पन्न हो, तभी वो संप्रेषण है। अन्यथा वो प्रेषण मात्र रह जाएगा। वैसे ही जैसे बिना पते का मैंने पत्र पोस्ट बॉक्स में डाल दिया, वो कहीं नहीं पहुंचेगा।
मेरी तरफ से मैंने काम कर दिया, लेकिन वो पत्र लावारिस घूमेगा। यहाँ नाटक के संदर्भ में तो अब यहाँ बात आती है, नाट्य शास्त्र में एक पहले अध्याय में ही एक श्लोक आता है कि नाटक है क्या। उसमें लिखा है कि दुखार्ता नाम, शोकार्ता नाम, श्रमार्ता नाम, तपस्वी नाम, विश्रांति जननम काले नाट्यमेतत् भविष्यति। दुख से पीड़ित जो लोग हैं, शोक से व्याकुल जो लोग हैं, श्रम से थके हुए जो लोग हैं, और तपस्वी जो समाज से विरक्त हो चुके हैं, जिनको अब कोई ना अच्छे में अच्छा दिखता है ना बुरे में बुरा दिखता है, वो एक मन में विरक्ति का भाव जाग गया है, उन लोगों को कुछ समय विश्रांति का जो दे सके, उनकी पीड़ाओं से उनको दूर हटा करके एक शांति का एक काल उनको दे सके, वो नाटक है। अब ये शांति का जो समय उसके मन में जागेगा, या विश्रांति जो उसके मन का भाव जो मन में जागेगा, वो कैसे जागेगा? वो तभी जागेगा जब वो संप्रेषण होगा। और नाटक के संदर्भ में संप्रेषण के लिए हम जो चीज जरूरी मानते हैं, नाटक का जो मुख्य अंग है वो रंगमंच होना, और जो जैसे पांडे जी ने कहा था कि भाई रंगमंच इस तरह का बनना चाहिए ताकि वो संवाद पूरी आखिरी जो सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति है वहां तक सुनाई दे सके। लेकिन वो उसके तकनीकी पक्ष है। इसका जो इसके पीछे की जो भावना है वो ये है, नाट्यशास्त्र जो लिखा गया, जिस उद्देश्य से लिखा गया, उसका वो जो संप्रेषण की जो बात हम कर रहे हैं, संप्रेषण होता है अभिनय के माध्यम से। और अभिनय के लिए एक नंदिकेश्वर ने एक बहुत अच्छा सा श्लोक लिखा है, आंगिकम भुवनम यस्य। ये एक श्लोक भी है, और इस नाट्य विधा के जो देवता, जो नटराज जिनको कहा जाता है, भगवान शिव, उनकी आराधना भी है कि आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्ववांगमयम आहार चंद्र तारादि तम नुमः सात्विकम शिवम। इस शिव की स्तुति के साथ उन्होंने अभिनय के 4 अंग बता दिए। ये अभिनय 4 तरह का होता है। पहला है आंगिक अभिनय, दूसरा है वाचिक अभिनय, तीसरा है आहार्य अभिनय, और चौथा है सात्विक अभिनय। अब इसको थोड़ा सा हम विस्तार दे लें कि सबसे पहले तो समझ लें कि अभिनय क्या है। अभि का मतलब होता है पास, और नय का मतलब होता है ले जाना। तो अब किसको किसके पास ले जाना? वो व्यक्ति जो मंच पर खड़ा हुआ है, किसी पात्र का अभिनय कर रहा है, पात्र के रूप में ढला हुआ है, उस पात्र के विचार, उस पात्र की भावनाएं, उस पात्र की मनोदशा वो दर्शकों तक पहुंचे, सही रूप में पहुंचे, संप्रेषण के रूप में पहुंचे, वो होता है अभिनय। अब इसके 4 माध्यम हमने चुने। जैसे अब विलास जी करते हैं कि विलास जी बिना बोले बहुत सारी बातें मंच पर कह जाते हैं, वो आंगिक अभिनय का हिस्सा है कि अपने शरीर के संचालन से, चेहरे की मुख मुद्राओं से, आंखों की हरकत से, या उठने बैठने के तरीके से वो अपनी बात कह जाते हैं। वो हो गया आंगिक अभिनय। दूसरी बात आती है, दूसरा अभिनय का पहलू आता है वाचिक अभिनय, जहां हम शब्दों के माध्यम से अपनी बात कहते हैं। तीसरा अभिनय का अंग है आहार, कि हम किस वेश में खड़े हुए हैं, किस परिवेश में खड़े हुए हैं। जो नाटक में हम परिवेश तैयार करते हैं कि साहब एक हमने झोपड़ी बना ली तो हम, और या एक महल बना लिया, तो वो हमें पर्दा खुलते ही जब वो महल दिखाई देगा या वो झोपड़ी दिखाई देगी तो हमें उस नाटक के परिवेश का अंदाजा हो जाएगा बिना कुछ कहे, सिर्फ देखने मात्र से कि हाँ साहब ये कोई महल का दृश्य है, तो मतलब कोई राजा जी आएंगे अब, या कोई झोपड़ी का या टूटे फूटे मकान का दृश्य है तो ये हमें लगेगा कि हाँ साहब कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, दरिद्र व्यक्ति है। तो ये और या जो जिस तरह के मैंने कपड़े पहन रखे हैं, कि अगर मेरे बिल्कुल यूं स्वर्ण मंडित वस्त्र हैं, आभूषण हैं, और मेरे हाथ में तलवार है और बड़ी बड़ी मूछें हैं, तो मुझे देखते ही लग जाएगा कि कोई राजघराने का सा व्यक्ति है, जो कोई राजा है, या कोई किसी बड़े
सल्तनत का कोई बादशाह है। तो ये हमारे वस्त्रों से, हमारे जो हमने पहनावा पहन रखा है, या हमारे पीछे जो एक परिवेश तैयार किया गया है, उससे हमें पता लग जाता है कि भाई ये क्या कहना चाह रहे हैं। और चौथा है सात्विक अभिनय। सात्विक अभिनय सबसे मूल माना गया है, क्योंकि इसके सात्विक अभिनय के बिना ये बाकी के तीनों अभिनय व्यर्थ हैं। और सात्विक अभिनय क्या है कि बात दिल की है तो दिल तक जरूर जाएगी। अगर वो सही रूप में प्रकट हो गई, तो उसका संप्रेषण हो गया, तो वो जो दिल से निकल के जो भावनाएं जो प्रकट होती हैं, वो है हमारा सात्विक अभिनय। तो ये जब चारों अभिनयों को हम जब जोड़ते हैं, तब हमारी बातों का संप्रेषण होता है। मंच पे हम जो कुछ हम सूचना देना चाह रहे हैं या संदेश देना चाह रहे हैं, या किसी कलाकार की मनोदशा का, मनोभावों का प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, तो वो मनोदशा दर्शक के मन में उतर के और वही भाव उत्पन्न करती है, और वो भाव से उसके मन में रस की निष्पत्ति होती है। तब वो होता है कि साहब किसी कलाकार को देखते देखते अगर वो करुण मुद्रा में है, तो देखने वाले की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तो आंसू तभी आएंगे जब वो संप्रेषण हो रहा होगा, उसके भावों का संचरण सही हो रहा होगा, वहां संचार सूत्र बिल्कुल एक हो गया होगा। जब तक वो संचार का ये सूत्र एक हम नहीं करेंगे, तब तक वो अभिनय वो पूर्ण नहीं माना जाता। वरना तो यूं कहने को कई बार ये भी कह देते हैं आम बोलचाल की भाषा में, अबे ज्यादा नाटक मत कर। वो जब ये कोई कह रहा है कि अबे नाटक मत कर, उसका मतलब ये है कि तू सही तरीके से अभिनय नहीं कर पा रहा है, तेरी बात मुझे पता लग रही है। अर्थ इसका उल्टा हो रहा है कि अबे नाटक मत कर, मैं जानता हूं क्या क्या कहना चाहता है तू। तो जो जिस रूप में वो बात को कहा जाना चाहिए था, उस रूप में वो बात को कहा नहीं गया। अब वाचिक अभिनय का मैं थोड़ा सा इसमें खुलासा हम करें, क्योंकि आंगिक पे तो विलास जी की मास्टरी है और वो ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि आंख को कैसे घुमा देने से क्या अर्थ निकल जाता है। वाचिक पे हम थोड़ा सा एक चर्चा करें कि किसी भी बात को हम जब बोलते हैं, उसके पीछे की क्या भावना है, वो हमारे शब्दों के मुंह से निकलने के तरीके से ही पता लग जाती है। जैसे एक बहुत प्रचलित सी बात है, रोको मत जाने दो। अब यहाँ पे हमने एक कॉमा लगाया और वाक्य का अर्थ बदल गया, रोको मत जाने दो या रोको मत जाने दो। अब ये बोलने का तरीका है कि हम कहाँ पे विराम दे रहे हैं, कहाँ हम जोर दे रहे हैं। पीड़ा आजकल के नाटक के कलाकारों के साथ में ये है कि ये वाचिक अभिनय पे बहुत कम ध्यान दिया जाता है। ज्यादातर नाटकों में, और जो बड़े बड़ी संस्थाएं हैं, बड़े बड़े जो ये संस्थान नाटक सिखाते हैं, उनमें भी नाट्य शिल्प पे बहुत ध्यान दिया जाता है। लाइटिंग कैसे करनी है, सेट कैसे बनाना है, कॉस्ट्यूम्स क्या होनी चाहिए, वो सब तामझाम तो हम खड़ा कर लेते हैं, लेकिन वो संवाद को किस रूप में बोला जाना चाहिए कि वो संप्रेषण का वाहक बन सके, वहां गड़बड़ हो जाती है। तो जब हमने बचपन में वर्णमाला सीखी थी, तो वर्णमाला सीखने के बाद जब हम बिल्कुल पहली दूसरी क्लास में ही हमें वो ये विराम चिन्ह सिखाए जाते थे, उसकी उपयोगिता हम समझते ही नहीं है। बहुत सारे विराम चिन्हों का तो हमें पता ही नहीं कि वो कहाँ उपयोग में आने चाहिए और क्यों आने चाहिए, और उसको उपयोग में लेने से क्या अर्थ हो जाता है। ना तो हम इस पे ध्यान देते, ना हमें सिखाया जाता। फिर आती है बात उच्चारण की। उच्चारण में भी अब समस्या हो जाती है। कुछ तो उच्चारण ऐसे होते हैं जो क्षेत्र विशेष के साथ में उनका एसोसिएशन हो जाता है कि वो उस क्षेत्र में उच्चारण को गलत तरीके से बोला ही जाता है। जैसे हमारे राजस्थान में भी कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे श को स बोला जाता है, तो वहां पे वो शंकर भगवान हो जाते हैं। लेकिन अब वो उस क्षेत्र विशेष में प्रचलित है, इसलिए उसका कोई बुरा नहीं मानता। लेकिन जब हम मंच पे आ रहे हैं, तो हमसे ये अपेक्षा की जाती है कलाकार के रूप में कि हम उसका जो मूल उच्चारण है, हम उस उच्चारण पे ही ध्यान दें और कोशिश करें कि हम उस उच्चारण को बोल पाए।
मिश्रा जी, योगेंद्र मिश्रा जी हमारे पुराने नाटक के साथी, वो भी जुड़ गए हैं। और ये मिश्रा जी भी हमारे उत्तर प्रदेश से, उस क्षेत्र से आते थे जहाँ पे उच्चारण की थोड़ी सी समस्या थी। और हम लोगों ने बचपन में बहुत सारे, जब बचपन तो नहीं कहें उसको, युवा अवस्था में कहें, जब हमने संस्था बनाई थी, संजीव भी साथ में थे, जब नाटक हम लोग करते थे तो मिश्रा जी के साथ में भी शुरुआत में समस्या आती थी कि उनका उच्चारण का थोड़ा सा वेरिएशन हो जाता था, वही शंकर भगवान और शंकर भगवान वाला। लेकिन उन्होंने कड़ा अभ्यास किया, क्योंकि उनको अब नाटक में रोल करना था, और कई नाटकों में तो वो मुख्य भूमिका में थे। उन्होंने कड़ा अभ्यास किया, और वो अभ्यास की बदौलत ही वो उच्चारण को शुद्ध कर पाए, और आज वो एक अच्छे रंगमंच के अभिनेता के रूप में पहचाने जाते हैं, एक अच्छे कवि हैं, और जिनकी कविताएं वो सीधा बात दिल की है तो दिल तक जाएगी वाली। तो वही कुछ व्यवधान बीच में आया। योगेंद्र भाई अपना माइक कभी, नमस्कार जी। योगेंद्र मिश्रा जी हाँ जी, माइक अपना बंद कर लीजिए। हाँ, क्या बंद कर दें? मिश्रा जी की बात चल रही थी, मिश्रा जी भावुक हो गए। वो तो बात चल रही थी ये उच्चारण पर। तो ये उच्चारण एक ऐसी जरूरत है कि हमें उसके शब्दों को, जो शब्दों का जिस रूप में बोला जाना चाहिए, उसके लिए हमें वर्णमाला, आजकल वर्णमाला पे कोई ध्यान नहीं देते। और खास तौर से ये जो एक नई शिक्षा पद्धति की जो एक होड़ चली हुई है, उसमें कहा यह जाता है कि साहब अंग्रेजी वाले तो उच्चारण शुद्ध कर लेते हैं, हिंदी वाले उच्चारण शुद्ध नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम, और कहते हम ये है कि हमारी मातृभाषा हिंदी है। ये थोड़ी सी पीड़ादायक स्थिति है कि इसमें हम अपनी भाषा को छोड़ करके वो अंग्रेजी का उच्चारण हम बहुत शुद्ध कर लेंगे, लेकिन हिंदी की जब बात आती है तो उस पे एक दो कुछ मेरे हिंदी के अध्यापकों से भी बात हुई थी। तो जब मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था तो मेरा जोर इस बात पे हुआ करता था, मैं स्कूल में जाकर के इस बात को देखूं कि वहाँ जो हिंदी पढ़ाने वाला अध्यापक है वो हिंदी शुद्ध बोल पाता है कि नहीं। तो मुझे बड़ा बताते हुए खेद है कि कुछ जगहों पे तो मुझे ऐसा भी मिला कि हिंदी का अध्यापक हिंदी की वर्णमाला पूरी शुद्ध नहीं बोल पाया। क ख ग घ, उसके आगे फिर डब्बा गोल, च छ ज ज पता नहीं, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये पहले दो जो वर्ग थे उनका तो वो क ख ग घ ण, च छ ज ज ण, सब जगह ण हो जाता है वो। जबकि वो उच्चारण, अगर वर्णमाला बनाई गई है तो हर वर्ण का एक विशेष उच्चारण रखा गया है। एक ही उच्चारण के दो जगह पे शब्द नहीं, वर्ण नहीं आ सकते। लेकिन बात चूंकि नाटक के संदर्भ में हो रही है, तो नाटक और संचार के संदर्भ में हो रही है, तो इसलिए जरूरी है कि जब हम संप्रेषण की बात कर रहे हैं, हम अपने संवाद की अदायगी की बात कर रहे हैं, तो अगर उसमें उच्चारण ही भ्रष्ट होगा, अब ये अलग बात है कि अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति का रोल कर रहा हूं जो जो क्षेत्र विशेष का रहने वाला है और उसका उच्चारण वो किसी विशेष रूप से ही होता है, तो मुझे वो उच्चारण गलत करना जरूरी है। जैसे संस्कृत में एक नाटक है मृच्छकटिक, उसका एक पात्र है शकार। वो पात्र, उसका नाम शकार रखा ही इसीलिए गया है कि वो स को श बोलता है। तो कोई विशेष पात्र की रचना की है वहां पे, तो वहां पे जहां जहां स आएगा वो श बोलेगा। या जैसे मैं कोई इस पूर्वी राजस्थान के किसी अंचल के क्षेत्र की कोई कैरेक्टर का मैं रोल कर रहा हूं जहां पे श को स बोला जाता है, तो वहां पे मेरा शंकर भगवान बोलना समझ में आता है। लेकिन अगर मैं कोई सामान्य कोई दूसरी जगह का चरित्र निभा रहा हूं और वहां पे मैं अगर शंकर भगवान को शंकर भगवान बोलूंगा, तो वो मेरे अभिनय पे एक आक्षेप और एक प्रश्न चिन्ह लगाएगा, मेरे उच्चारण पे प्रश्न चिन्ह लगाएगा। और जो मैं अभिव्यक्ति करना चाह रहा हूं अपने चरित्र के माध्यम से, अपने पात्र के माध्यम से, उस अभिव्यक्ति में भी वो बाधक बनेगा, उस संप्रेषण में भी वो एक खलल पैदा करेगा।
मैं सिर्फ हिंदी नहीं, हम जो भी जिस भी भाषा का हम नाटक कर रहे हैं या जिस भी भाषा में हम बातचीत कर रहे हैं या अपना विचार सामने वाले तक पहुंचाना चाह रहे हैं, तो वहाँ उच्चारण उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है, किसी भी भाषा का हो। अब जैसे उर्दू के उच्चारण करते हैं सब, मुझे तो बहुत गम है, अब गम से तो गड़बड़ हो जाती है, वो गम वहां नुक्ता लगा हुआ है तो उसको गम बोलना पड़ेगा हमें। कम तो वो अंग्रेजी में जाकर के गोंद को बोलते हैं, तो वो गम अलग हो गया, ये गम अलग हो गया। आजकल बहुत सारे फेसबुक वगैरह आने के बाद में तो ये बहुत सारे कवि शायर बहुत सारे हो गए, तो फेसबुक पे बहुत सारी गजलें लिखने वाले लोग पैदा हो गए। अब ये गजल क्या होती है ये तो वो जाने या भगवान जाने, लेकिन हम तो समझ नहीं पाते गजल क्या होती है। बचपन से हम गजल सुनते हुए आए हैं, तो ये जो गजल लिखते हैं तो पहला अक्षर समझते ही माथा ठनक जाता है और आगे बढ़ने का मन ही नहीं होता, चाहे उसने कितना भी अच्छा लिखा हो। तो ये जब तक वो सही उच्चारण, सही जो मात्रा जहां जैसी लगनी चाहिए वो अगर होगी तो सामने वाला आपको सुनने के लिए तत्पर भी होगा। अगर पहला ही शब्द आपने उस पे एक हथौड़ा मार दिया उसके दिमाग पे गलत उच्चारण से, तो आगे आप कितनी भी अच्छी बात कर लो, वो बात आपकी वो सुनने का मानस ही नहीं होगा, वो पहले ही उसकी खिड़की दरवाजे बंद हो जाएंगे दिमाग के। तो आप कितना भी अच्छा अभिनय करने वाले हो वो आपके लिए व्यर्थ है। तो पहली एक्सेप्टेबिलिटी तो तब बनेगी जब हम उसको अपनी बात से, अपने उच्चार, अपने विराम चिन्हों के प्रयोग से उसको अपनी ओर आकृष्ट कर लेंगे, उसको ग्राह्य बनाएंगे कि हाँ वो मेरी बात को सुनने के लिए 100% तैयार है। जब तक वो तैयार नहीं होगा तो न प्रेषण होगा और न संप्रेषण होगा। तो मेरे ख्याल से ये नाट्य शास्त्र और संचार का जो एक तालमेल बैठाने का मैंने प्रयास किया, इतना पर्याप्त है, क्योंकि हमारी अब शायद समय सीमा भी समाप्त होती दिख रही है। मैं आप लोगों ने बड़ी शांति से मुझे सुना, बीच बीच में थोड़ा सा एक कुछ व्यवधान होते हुए भी दिखाई दिया, लेकिन हाँ फिर भी आपने मुझे सुना। अगर मेरी बात समझ में आई हो तो बस एक ही गुजारिश करना चाहूंगा कि अपनी जो हम जिसे मातृभाषा कहते हैं हिंदी, उसकी वर्णमाला को एक बार पुनः दोहरा लें, उसके उच्चारण को हम पुनः दोहरा लें, और जो विराम चिन्ह हमने अपने बचपन में सीखे थे जो पहली दूसरी क्लास में, उनका कहाँ और कैसे उपयोग करना है वो थोड़ा सा हम अपने जीवन में अभ्यास कर लें। तो ये जो नाट्य शास्त्र और संचार के बीच का जो अंतर संबंध है और विश्व रंगमंच दिवस के ऊपर जो एक कहिए कि संदेश जो देना चाहिए, वो संदेश मेरा पूरा हो जाएगा कि हमारी बात या बात दिल की है तो दिल तक जरूर जाएगी। तो वो मेरी बात आपके दिल तक पहुंच पाई हो तो बहुत अच्छा है। मेरी बस यही गुजारिश आप लोगों से है कि भाषा और उसका उच्चारण, उसको थोड़ा सा हम लोग अगर कहीं गलत सुने भी तो सामने वाले को टोकने की कोशिश करें कि भाई थोड़ा सा उच्चारण। अपनी बात यही समाप्त करता हूं, धन्यवाद। चलिए राजीव, बहुत ही सारगर्भित रूप में जीवन के उन व्यावहारिक पहलुओं पर दृष्टिपात किया। रंगमंच के कलाकार के लिए तो यह बहुत आवश्यक है कि उसका उच्चारण बहुत सधा हुआ हो, लेकिन हमारे दैनिक जीवन में भी जब हम गलत उच्चारण सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हम पीड़ित और व्यथित होते ही हैं। शिक्षकों पर दायित्व आता है। मुझे लगता है कि एक पेरेंटिंग के रूप में, अभिभावक के रूप में शायद हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम उन बच्चों को भी सही तरह का शिक्षण प्रशिक्षण दे पाए। बोलना भूल गए, लिखना भूल गए। आपको सुनते हुए मेरा शिक्षकत्व भी जागृत हो गया। मैं कई बार मजाक में कहता हूं, छोटे ईक की मात्रा में पिट जाओगे, बड़े ईक की मात्रा में पीट दोगे, छोटे ऊ की मात्रा में लुट जाओगे, बड़े ऊ की मात्रा में लूट लोगे। भाषा पे कोई ध्यान नहीं है। और बिंदी तो क्या चमत्कार करती है
वो शंकर की बिंदी यदि बद्री पे लग जाए तो शंकर तो शक्कर रह गए और बद्री बंदरी हो जाएंगे। तो भाषा का अपना एक मतलब, इसीलिए शायद संस्कृत साहित्य में अक्षर को ब्रह्म कहा गया है। इसलिए अक्षरों की साधना ब्रह्मा की साधना है। ब्रह्मा की साधना से मेरा अभिप्राय है तपस्या है। हर शब्द का अपना एक इतिहास है, हर शब्द की अपनी एक अर्थ चेतना है। और शायद जो कलाकार हैं, या और थोड़े व्यापक अर्थ में कहूं, जो आपने संप्रेषण की बात उठाई थी, जो एक संप्रेषक है, कम्युनिकेटर है, संचारक है, उसे शब्दों की साधना करनी पड़ेगी। तभी मुझे लगता है कि वो जीवन के जिस भी क्षेत्र में है शायद सफलता के लिए अपने मार्ग प्रशस्त कर पाएगा। क्योंकि योगेंद्र मिश्रा का जिक्र करते ही योगेंद्र मिश्रा हाजिर हो गए। इनके साथ बिताए हुए कई पल, और मुझे तो मौका मिला है इलाहाबाद में उनके आवास पर उनके साथ परिवार के साथ भोजन करने का। उनके कार्यस्थल उत्तर भारत सांस्कृतिक केंद्र, वहां भी जाने का इनके मौका लगा है देखने का। योगेंद्र मिश्रा की भी अपनी एक बहुत बड़ी रंग यात्रा है। बाद में फिल्मों के साथ जुड़े, ताज महोत्सव में पुरस्कार प्राप्त किए। अभी कल परसों ही फेसबुक पर देख रहा था, इन्होंने कुछ अपना एक शेयर किया है, काव्य पाठ किया है एक बड़े आयोजन में। तो हालांकि समय बहुत हो गया है, लेकिन योगेंद्र मिश्रा निश्चित रूप से भावुक क्षण है। तो मित्रों का मिलना और फिर रंगमंच दिवस। बहुत संक्षेप में यदि कुछ अपनी बात कहना चाहें तो योगेंद्र मिश्रा भी आमंत्रित हैं। उसके बाद हमारे जो इतने मित्र हैं, कोई सवाल विलास जानवे जी से और राजीव आचार्य से पूछना चाहें। पांडे जी के क्योंकि भोपाल में है, कुछ असाइनमेंट्स हैं, तो वो तो क्विट कर गए अभी, लेकिन हमारे साथ दोनों एक्सपर्ट्स हैं जो आपकी जो भी जिज्ञासाएं हैं उनका शमन करेंगे। लेकिन इसके पहले योगेंद्र मिश्रा संक्षेप में अपनी बात कहने के लिए आमंत्रित हैं। योगेंद्र अनम्यूट कीजिए माइक। योगेंद्र माइक 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 नहीं, आवाज नहीं आ रही है। आपका माइक ऑफ है, माइक बंद है, माइक को ऑन करो। एक लेफ्ट में बटन होगा जो रेड दिख रहा होगा, उसको क्लिक करो। सर रेड नहीं, रेड करेंगे कट जाएगा। रेड के जस्ट बगल से बगल वाला करिए, कैमरे के बगल में। जब उसको क्लिक करेंगे रेड को तो वो सर पहले कैसे चालू किया था जब राजीव बोल रहे थे? सर रेड से राइट जाइए, सेकंड वाला। चलिए, तब तक हमारे कोई और मित्र यदि अपने कोई बात करना चाहें, जब तक योगेंद्र अपने उस तकनीकी समस्या को सुलझाते हैं, हमारे कोई भी मित्र कोई ऑब्जर्वेशन हो, कोई सवाल हो, जिज्ञासा हो, टिप्पणी हो, बहुत संक्षेप में आमंत्रित हैं। आप अपना वीडियो ऑन कीजिए, अपना परिचय दीजिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, ऐसे हम यूट्यूब पे डालेंगे। और मैं जितने भी रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स हैं, पृथ्वी सेंगर जो हमारी शोधार्थी है, उन्होंने बताया है कि अब तक 232 रजिस्ट्रेशन हो गए हैं और कुछ प्रतिभागी पाकिस्तान और फिलीपींस से भी रजिस्टर्ड हुए हैं। हाँ श्वेता, आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ, मेरा एक सवाल है। मैं पहले अपना परिचय दीजिए आप। जी सर, मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ सर, और मास कम्युनिकेशन में कर रही हूँ। एनवायरमेंटल कम्युनिकेशन बेसिकली मेरा एरिया है, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी से, और मैं थिएटर भी मैं परस्यू कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि सर, क्योंकि मेरा रिसर्च एनवायरमेंट कम्युनिकेशन है, थिएटर में एनवायरमेंटल थिएटर पे यदि आप कुछ रोशनी डाल सकें तो वो मैं थोड़ा जानना चाहूंगी कि एनवायरमेंटल थिएटर होता है, और इंडिया में क्या इस थीम को लेके, सब्जेक्ट को लेकर के स्पेसिफिकली जिसका नैरेटिव ही एनवायरमेंट फोकस हो, इस तरह इस पे कितना है यहाँ पे? और बोलेंगे सवाल किससे था? सर आप सभी सुपर सीनियर हैं और एक्सपर्ट्स हैं। देखिए, ये जो आपका प्रश्न है, यही अपने आप में एक अधूरा प्रश्न है। थिएटर होता है, उसको एक जो खानों में हम बांट करके, ये सब ये नए युग की एक नई विधाएं हैं कि मैं अपूर्ण हूं तो मैं एक अपना छोटा सा रूप दिखाने के लिए मैं उसको एक नया नाम दे देता हूं।
रंगमंच अपने आप में एक संपूर्ण चीज है। वो जो जैसे पांडे जी ने कहा कि न तत् ज्ञानम न तत् शिल्पम न सा विद्या न सा कला न सौ योगो न तत्कर्म नाट्यस्मिन यन न वर्तते। मतलब ऐसी दुनिया में कोई चीज है नहीं जो नाटक में शामिल नहीं है। अब उसको हम छोटे छोटे खानों में बांट करके और हम उसको अपनी विशेषज्ञता जाहिर करने की बात हम भले ही कर लें, लेकिन नाटक अपने आप में पूर्ण है। इसलिए आप अगर सीखना है तो नाटक सीखिए, वो बाकी चीजें उसमें अपने आप शामिल हो जाएगी। जी सर। मेरा माइक ठीक हो गया लगता है, आवाज आ रही होगी। हाँ हाँ योगेंद्र यस बोलिए। सर, आने लगी आवाज अब। तो सबसे पहले तो आप सभी को सादर अभिवादन हमारा। और बस इतना ही है कि आज ये पहली बार मैं थोड़ा सा विलम्ब भी हो गया मुझे आने में, कुछ दूसरे काम ऐसे लग गए कि मुझे ये लगे, फिर याद आया कि 12:30 के आसपास ही मुझे देखा कि स्टार्ट हो चुका है। काफी कोशिश के बाद जुड़ा जाके। खैर जो भी है, आप लोगों का बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। राजीव जी को सुना, राजीव तो विद्वान है ही थिएटर के बहुत अच्छे, और भाषा पर भी अच्छा नियंत्रण है आपका। और यहाँ एक से एक विद्वान लोग ही हैं। संजीव भानावत जी, हमारे पुराने मित्र, विलास जी, सब लोग दिखाई दे रहे हैं। बाकी कई लोग तो मेरे लिए नए हैं कि मैं तो बहुत दूर आ गया, तो बहुत से लोगों से परिचय भी नहीं हुआ। खैर जो भी है, बहुत अच्छा लगा, और नेक्स्ट टाइम से जुड़ने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। चलिए और कोई मित्र। सर नमस्कार, मैं अनंत श्रीवास्तव सर, प्रयागराज से। हाँ आनंद जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर मेरा एक जिज्ञासा थी सर राजीव सर से। सर आनंद जी थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। जी सर मेरी आवाज आ रही है? अभी आ रही है? बहुत स्लो आ रही है, पता नहीं। हाँ लग रहा है सर, निकाल के बात कर रहा हूँ सर। अब मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ सर, मेरी एक जिज्ञासा है सर राजीव सर से। परिचय आनंद जी, परिचय दीजिए आपका। जी 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 सर, मैं अनंत श्रीवास्तव हूँ सर। मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन का प्राध्यापक हूँ, और सर 10-12 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ यहीं पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी प्रयागराज में सर। तो हेलो। हाँ जी पूछिए सवाल। सर मेरी जिज्ञासा ये है सर कि ये जो सर शंकर और शंकर सर पे शब्द पे सर ने काफी बातें की, तो सर मैं जब रामचरितमानस को देखता हूँ तो बाबा तुलसीदास ने हर जगह शंकर वर्ड का ही यूज किया है, कहीं बड़ा श नहीं लिखा है सर। तो मैं थोड़ा सा सर कारण जानना चाह रहा था कि मुझे सर कहीं आंसर नहीं मिला इसका। ये वो अवधि में लिखा गया है। जी जी जी, वो अवधि के कारण ऐसा हुआ है। हाँ हाँ, तो जी मेरे ख्याल से आपकी शंका का समाधान हो गया होगा। अच्छा, अवधि में लिखा गया सर, इसलिए वो छोटा सा का यूज किया है हर जगह बाबा तुलसीदास ने। जी जी अच्छा जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत। हाँ सब और कोई मित्र? हमारे साथ अर्चना भारती हैं, विशाल शर्मा है मेरठ से, कुछ कहना चाहें? डॉक्टर अभिषेक नायक। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। Okay, sir, let Dr. Archana speak first. I will come later. नमस्ते सर, हेलो सर, अब मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी आ रही है। जी सर, सबसे पहले तो यहाँ सभी उपस्थित विद्वत जनों का मेरा नमस्कार सर। मैं बिहार मुजफ्फरपुर जिले से बोल रही हूँ सर। सर मेरी बस यही जिज्ञासा है सर कि ये जो हमारा जो संप्रेषण का जो माध्यम है, नाट्य शास्त्र, रंगमंच सर, तो ऐसे तो बहुत सारे इसके रूप हमें देखने को मिलते हैं, तो सबसे प्रभावी और सबसे समृद्ध सर रूप कौन सा सर हो सकता है? जैसे नृत्य है, नृत्य के जरिए बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग अपने मुंह का अभिनय के द्वारा, जैसे विशाल सर ने कहा हास्य, तो सर इस पे थोड़ा सा सबसे प्रभावी, सबसे जैसे राजीव सर ने भी सबसे अच्छी बात कही, मन हमारा दिल से जो बात कही जाए, संप्रेषण। बोलूं? जी सर। जी राजीव जी ने भी और पांडे जी ने भी कहा कि नाटक ऐसी विधा है जिसमें
सब कुछ शामिल है। तो इसमें नाटक में संवाद भी है, नृत्य भी है, साहित्य भी है और पुतली कला भी, सब कुछ है। अभी क्या है कि हमारा नाटक हमारा संप्रेषण किन के लिए, हमारी टारगेट ऑडियंस कौन है, इसके ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। हमारी भाषा, हमारे स्टाइल, एवरीथिंग ये उसके ऊपर निर्भर करता है। तो अगर हम विद्वजनों के बीच में चल रहा है तो हमारी भाषा थोड़ी अलग होगी। बच्चों के साथ में कर रहे हैं तो फिर बच्चों के साथ हमारी भाषा भी बिल्कुल वैसी होगी, सरल होगी। ग्रामीण महिलाओं के लिए बातचीत चल रही है तो उनको उनके लोकोक्तियां, मुहावरे या उनकी जो बोली है उसका प्रयोग करना बहुत जरूरी है। क्षेत्रीय भाषा कहा जाए तो क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय बोली, ये बहुत जरूरी है। ये तो पूरी समग्र कला है और इसके अंदर सब चीजों का जवाब है आपके। सर ये तो भाषा की बात हो गई, लेकिन हाँ। सर जैसे रूप प्रभावी रूप सर। मैं बताऊं, मैं कुछ बोलूं? चलो, नाट्यशास्त्र में एक जगह जिक्र आता है अवसर के योग्य नाटक और नाटक के योग्य अवसर। दोनों बातें हैं। एक तो नाटक वो होता है जहां पे दर्शक घर से चल करके आपके रंगमंच तक आ रहा है, तो घर से मानस बना के आया है कि आज मुझे नाटक देखने जाना है। मानसिक रूप से वो तैयार है, मतलब जो वो ग्राह्य शक्ति लेकर के वो हॉल में प्रवेश कर रहा है कि आज मुझे फला फला व्यक्ति का या फला फला एक्टर का या फला फला डायरेक्टर का नाटक मुझे देखना है। तो यहाँ तो वो हो गया, वो व्यक्ति तैयार होकर के आ रहा है। एक हम लोगों के पास हम जा रहे हैं नाटक लेकर के। अब हमें ये देखना पड़ेगा, जैसे विलास जी ने अभी कहा कि टारगेट ऑडियंस क्या है, तो माध्यम भी हमें उसी रूप में चुनना पड़ेगा। अगर मैं किसी संगीत विद्यालय में जाकर के और मैं कोई वेदों की बात करूंगा और कोई वहां श्लोक सुनाने लग जाऊंगा या कोई बड़ी दार्शनिक बातें करने लग जाऊंगा तो वहां व्यर्थ है। वहां मुझे संगीत को आधार बना करके मुझे अपनी बात करनी पड़ेगी। अगर मैं स्कूल के बच्चों के से बात कर रहा हूं तो मुझे छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से कुछ जानवरों को चरित्र बना करके, जैसे बच्चों के लिए लिखा गया पंचतंत्र लिखा गया है, बातें उसमें बहुत ज्ञान की हैं, बड़ों के काम की भी है, लेकिन वो चूंकि उस समय उसका टारगेट वो कौन रीडर कौन है, समझाना किसको है, वो बच्चे हैं, तो इसलिए वो माध्यम उन्होंने उस तरह का चुना। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि हमको अपनी बात कहने का कौन सा माध्यम चुनना है। और सर सामने वाले पे डिपेंड ही करेगा वो, तो मेरे ख्याल से जहाँ तक अगर देखा जाए नाटिका भी लोग करते हैं। दोनों मैंने दोनों बातें कही, अवसर के योग्य नाटक और नाटक के योग्य अवसर। नाटक के योग्य, तो दोनों बातें हैं कि एक तो मैं माध्यम तय करूंगा कि मुझे अपनी बात को किस माध्यम से प्रस्तुत करना है, मेरी काबिलियत कहाँ है। अगर मैं अच्छे तरह से वक्ता के रूप में अगर मैं बात कर सकता हूं तो मैं वो नाटक लूंगा जिसमें संवाद होंगे, भाषा होगी, बोलने का तरीका होगा। अगर मैं वो नहीं करना चाहता, मेरे पास में काबिलियत है कि मैं अपने चेहरे के हाव भाव से कर सकता हूं, तो मैं मुंह का अभिनय का भी सहारा ले सकता हूं। विलास जी इसमें बहुत माहिर हैं, वो बिना बोले ही सारी बात कह जाते हैं। या कहीं कोई जिसका अंग संचालन बहुत प्रभावी है, जो जिसमें संगीत रचा बसा है, वो नृत्य के माध्यम से बात कर लेगा। तो वो मेरी क्षमता और सामने वाली ऑडियंस, इन दोनों का जब तक तालमेल नहीं बैठेगा, वही बात, वो संप्रेषण तब तक नहीं होगा। कई लोग कहते हैं साहब हमें वो शास्त्रीय नृत्य समझ में नहीं आते। वो समझ में इसलिए नहीं आते कि आपने उनको पढ़ाई नहीं, आपने सीखा ही नहीं। हर उसकी ग्रामर होती है। अब आप मेरी बात क्यों समझ पा रहे हैं? क्योंकि आपने भी हिंदी ग्रामर पढ़ी है, हिंदी भाषा समझना आपने सीखा है बचपन से, इसलिए आपको मेरी बात समझ में आ रही है। अभी अगर मैं कोई चाइनीज में बोलना शुरू कर दूं, आपके समझ में नहीं आएगा। तो वही संचार नहीं हो पाएगा। संचार के लिए जरूरी है कि वो जो सुनने वाला है या देखने वाला है और जो बोलने वाला करने वाला है, उनके बीच में कोई एक माध्यम तो बनेगा ना, एक सूत्र, एक तार जुड़ना जरूरी है। वो तार किस तरह से जुड़ता है? वो नृत्य के रूप में जुड़े, चाहे वो चित्रकला के रूप में जुड़े, चाहे वो कोई शिल्पकला के रूप में जुड़े, या अभिनेता के रूप में वो प्रस्तुत कर सकता है। तो ये तो नाटक में सब कुछ शामिल आ गया है।
जी ये सर, कोई जैसे सर गांव में नाटक तो लोग इतना गांव में कुछ जाते हैं तो वो वहीं के भाषा में वो ये करते हैं, नाटक करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल चलिए, मुझे लगता है और कोई मित्र, बहुत बहुत वैसे धन्यवाद समय सर। लगभग 2 घंटे हो गया है। हमारे किन्हीं मित्र ने यहाँ पूछा है, शायद हरेंद्र जी ने, कि हमारे विशेषज्ञों के नंबर मिल सकते हैं क्या, फोन नंबर। तो दोनों एक्सपर्ट से मैं अनुरोध करूंगा, यदि वे चाहें तो चैट बॉक्स पे अपने नंबर लिख दें, ताकि जो भी हमारे मित्र नोट करना चाहेंगे नोट कर लेंगे और आपसे सीधे संवाद कर पाएंगे, जो और भी कहीं उनके मन में जिज्ञासा हो। यहाँ पे मैं थोड़ा सा निरक्षर हूँ, ये चैट बॉक्स पे कैसे लिखा जाता है वो मुझे नहीं आता। जैसे मिश्रा जी माइक ऑन सर नहीं आप कर पा रहे बोल थे, दीजिए अपना नंबर, हम लोग नोट कर मैं लेंगे। बोल देता हूँ। जी 94140 47959। थैंक यू एक सर। बार रिपीट कर दीजिए। और 94140 47959। विलास जी, आप तो लिख सकते हैं चैट बॉक्स पे, मेरे ख्याल आप या फिर भी बोलेंगे ही? सर बोल ही या दीजिए, बोलेंगे, सुनना ही चाहे चाहेंगे पढ़ा हम और लोग लिखा। तो। 9414158686। थैंक यू सर। मेरे नंबर के आगे सहना भवतु लिख दिया, वो मेरे YouTube चैनल का नाम है। वो मेरा नाम राजीव आचार्य है, जी जी क्योंकि वो YouTube चैनल का पूरा वो है सहना भवतु विद राजीव आचार्य। मेरे नाम की स्पेलिंग भी थोड़ी सी अलग है, RAJEEVA ACHARYA। वो कोई मुझे फोन करके वो पूछेगा सहना भवतु जी से बात करा दो, तो मैं फिर कंफ्यूज हो जाऊंगा। आने वाले समय में YouTube चैनल और आपके नाम पर्याय होंगे, कोई ध्यान आ जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। है ना। हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर हरेंद्र कुमार, उन्होंने लिखा है, योगेंद्र मिश्रा जी के अनुभव सुनने से वंचित रह गए, तो कभी मौका लगा तो योगेंद्र भाई के भी संस्मरण सुनेंगे। इनके पास भी बहुत सारे संस्मरण थिएटर के, बहुत जगह इन्होंने मंच पे अपने जौहर दिखाए हैं, और शायद दुलारी बाई में हमारे साथ थे ये। या मैं इनके साथ था, मैंने तो छोड़ दिया नाटक फिर। ये पत्ते सर एक तूफान। रिक्वेस्ट है, हाँ, ये पत्ते तूफान के जाते ईरान जी जाते आचार्य। हाँ सर एक रिक्वेस्ट है, विलास सर मेरा से भी कुछ नंबर और भाई नोट सुनने कर का लो, था। मुझे भी चैट वो नहीं मिल रहा, कहाँ पे टाइप करना एक है। मिनट योगेंद्र जी, अनीता जी कुछ कह रही हैं, जी एक जी सेकंड। हाँ जी, क्या कह रही थी आप? चाहती हूँ थोड़ा सा कुछ वो और कुछ सुनाए, क्योंकि थोड़ा लेट जुड़ी थी, तो मैं उनके बारे थोड़ा सा उनसे हाँ, सुनना चाह रही हूँ। लेकिन एक्चुअली लगभग 2 घंटे हो गए हैं, लंबा हो जाएगा तो सर यूट्यूब पे प्लीज अपलोड। 2 मिनट। अच्छा चलिए विलास जी, जी उसके साथ समाप्त करेंगे फिर। जी जी एक थिएटर पर हम लोग विलास जी, आपसे अनुरोध है कि कोई अपनी एक प्रस्तुति। अच्छा, हम्म, अब जैसा आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल जी आ रही जी है। सर। एक प्ले लिखा मैंने, ख से खाना, स से सेहत, है ना। उसमें मैंने कुछ कुछ फिल्मी और लोक गीतों को कैसे मिक्स किया है, वो उसका मजा है। जब भी चटपटा खाना देखो, जब भी चटपटा खाना देखो, मेरा दिल दीवाना बोले खा ले खा ले खा ले खा ले खा ले। पेट भर गया है फिर भी बावला दिल बोले खा ले खा ले खा ले खा ले खा ले। दूसरा गाना, आपा ऊट पटांग खावा, आपा ऊट पटांग खाना, बीमारी ने पास बुलावा, अरे आपा डस्टबिन बन जावा, आपा कचरा पात्र बन जावा। हो ये है फैमिली के डॉक्टर, नहीं है कोई एक्टर, इनसे ज्ञान पावा, आपा समझदार कहलावा। एक छोटा सा और गाना, बीपी डायबिटिक मोटापा घुस जाओ मारे देह में, सभी प्रकार की बीमारी घुस जाओ मारे देह में। एक्चुअली ये उटपटांग खाने वालों के लिए, उसके लिए
पीटुओं के लिए है ये सर। बच्चों को सीख देने के लिए बहुत अच्छी चीजें हैं ये जो आपने बताया। तो एक्चुअली मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही हूँ और चूंकि बेसिक में हूँ, थोड़ा सा बच्चों के लिए बहुत अच्छे आइडियाज आपने दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आगे कोशिश करूंगी कि अगर कोई चीज आपसे जरूरत पड़ेगी तो कॉल करने की इजाजत चाहूंगी, तो उसके लिए मैं जी इजाजत है। थैंक यू। अनिता जी, आप कहाँ पोस्टेड हैं अभी? सर मैं इलाहाबाद में हूँ, प्रयागराज। अच्छा जी। प्रयागराज से हमारे साथ आज काफी मित्र जुड़े हैं। योगेंद्र मिश्रा प्रयागराज में सर, योगेश जी हैं और अभी अनंत जी भी आए हुए थे। अनंत जी वही हैं। एक अंकित तिवारी वहाँ जर्नलिस्ट हैं, वो भी अक्सर हमारे साथ रहते हैं। अच्छा। मुझे पता नहीं आज है कि नहीं है, तो काफी जन है। तो चलिए विलास जी की प्रस्तुति के साथ प्रयागराज है तो आज संगम हो गया। अनीता जी, आप इलाहाबाद में कहाँ पर हैं? सर मैं बेसिक में हूँ। बेसिक शिक्षा में, बेसिक एजुकेशन। अच्छा, जी। कहाँ पर है पोस्टेड इस समय? इस समय मैं ARP नगर क्षेत्र में। अच्छा, मेरे मिसेज भी हैं बेसिक में एक्चुअली। कहाँ सर? वो इस समय बीरपुर में है। अच्छा सर। वो इसमें हेडमास्टर है अच्छा लगा, कम से कम प्रयागराज के साथ साथ यहाँ राजस्थान से भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, बिहार से भी हैं, डॉक्टर रचना पूरे देश और से हैं, उड़ीसा तक से हैं, कई जगह से हैं। जो ऑनलाइन माध्यम का, हम जयपुर से यहाँ इलाहाबाद में हैं। माध्यम का सबसे बड़ा फायदा है कि अच्छा भौगोलिक दूरियों को हमने तोड़ दिया है। सर कोविड ने थोड़ा सा इन सब चीजों पे ज्यादा जोर दिया और लोग एक दूसरे से दूर ही सही पर इस माध्यम से जुड़ जा रहे हैं। आपदा में अवसर बिना किसी खर्चे के और हम इस किसी तरह से जीवंत रखे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इस ऑफलाइन के दौर में भी ये माध्यम जीवित रहेगा और नए नए एडिशन होंगे। कि सबसे बड़ा लाभ ये है कि लगातार इंटरेक्शन है। ये सब जरूरत बन चुकी है ना, तो ये तो रहेगा ही, लगातार इंटरेक्शन है। चलिए इस सब विचार विमर्श के साथ आज के कार्यक्रम को अपन समाप्त करते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग जितने भी हमारे रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स हैं, तो संख्या अभी 236 तक पहुंच चुकी है। अब मुझे लगता है हमारा अब तक का ये सेकंड हाईएस्ट रिकॉर्ड है। हाईएस्ट 249 है जो इसमें रहा, उसके बाद ये सेकंड हाईएस्ट है हमारा ये। सभी को ये वीडियो में शेयर कर दूंगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से। जो मित्र नहीं सुन पाए, जिन्होंने मिस किया, पूरे टाइम नहीं जुड़ पाए, अनीता जी नहीं आ पाई, योगेंद्र मिश्रा से छूट गया था, लेकिन उस वीडियो के माध्यम से वो इस पूरे परिसंवाद का आनंद अपनी समय और सुविधा से ले सकते हैं। मैं आज के हमारे तीनों एक्सपर्ट्स, प्रोफेसर रमाकांत जी पांडे जो अपने दूसरे असाइनमेंट के कारण उन बीच में निकलना पड़ा इस आयोजन से, और विलास जानवे जी और राजीव आचार्य जी, इन्होंने अपनी प्रस्तुतियों और वैचारिक उद्बोधन के साथ इस चर्चा को एक दिशा दी। हमारे सभी सहभागी जिन्होंने अपने टिप्पणियों से, प्रश्नों से इस चर्चा को रोचक और जीवंत बनाया, और बहुत सारे जो साथी जो भले ही उस तरह से प्रतिस्पर्धा बातचीत उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन चैट बॉक्स के माध्यम से अपना फीडबैक वो देते रहे। फीडबैक फॉर्म हमने कोई इस तरह का नहीं रखा है। जितने भी मित्र रजिस्टर्ड हुए हैं उनको हम एक पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट मेल के थ्रू भिजवा देंगे। पृथ्वी सेंगर जो हमारी तकनीकी सहयोगी हैं, मेरी रिसर्च स्कॉलर हैं, अभी मेरठ में IMT यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म पढ़ा रही हैं, वो अपना ये सारा तकनीकी पक्ष संभाल रही हैं। वो बहुत शीघ्र जल्दी ही आपको सर्टिफिकेट भेजेंगी। और अगला हमारा जो भी आयोजन होगा, जैसा भी हमारा प्लान होता है, टेंटेटिव 10 अप्रैल का हम प्रेस फोटोग्राफी इन डिजिटल एज, जिसमें इंडिया टुडे के चीफ फोटोग्राफर हैं, उनसे बात हुई है, और एक अभी नाम कंफर्म नहीं हुआ, इलाहाबाद के ही शायद एक मित्र हैं प्रेस फोटोग्राफर, उन्होंने इन प्रिंसिपल हाँ किया है, और एक जयपुर के फोटोग्राफर हैं महेश स्वामी। 3 जनों के साथ अभी मैं उसको फाइनल करने जा रहा हूँ। जैसे ही फाइनल होगा तो जो भी रजिस्टर्ड हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं विभिन्न वेबिनार्स के, मेल के थ्रू उन सबको सूचना मिल जाएगी, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से हम सभी तक पहुंचते हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से। आप सभी का सहयोग, सक्रिय सहयोग मिला, सभी पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद, और एक बार पुनः विश्व रंगमंच की आप सभी को शुभकामनाएं, इस उम्मीद में कि अपन अपनी अपनी क्षमता, अभिरुचि के अनुरूप इस माध्यम को और अधिक सकारात्मक, प्रभावी ढंग से, जिस प्रकार विलास जी ने इसका उपयोग किया है, भाई राजीव आचार्य ने जिस तरह से दिशा बोध दिया है, हम अपनी क्षमताओं के अनुरूप अपने कार्यस्थल और अपने मित्रों के साथ इस अभियान को और आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।
हाँ सर।